5 मिनट देख लो, फिर गारंटी है आपको बहुत मजा आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताओ नेक्स्ट मैनवा कौन सी कवर करूं। इस दुनिया में हर कोई सिर्फ एक एलिमेंट और एक क्लास के साथ जागता है, मगर एक बंदा ऐसा है जो एक साथ 5 एलिमेंट्स के साथ अवेकन होता है। सिस्टम उसे बताता है कि इससे उसे एक खास प्रिविलेज मिलता है। वो इन एलिमेंट से जुड़ी कोई भी क्लास चूज कर सकता है अपने शुरुआती रास्ते के लिए। और जब एक एलिमेंट के पास काफी एनर्जी जमा हो जाए तो वो या तो नई क्लास खोल सकता है या बुलानी को इवॉल्व कर सकता है। इससे इन्फिनाइट अवेकनिंग्स का रास्ता खुलता है। फिलहाल उसके पास एक चांस है अपनी स्टार्टिंग क्लास चूज करने का, जबकि फ्यूचर में और हासिल करने की ताकत बाकी रहेगी। कुछ देर बाद बाई अपनी चॉइस बना लेता है और अवेकनिंग रूम से बाहर निकलता है। टीचर वॉन्ग उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखते हैं, मगर बाई बस सांस लेता है और कहता है कि वो एक न्यूक्लियर वॉरियर बना है जो कि डस्ट रैंक है, यानी सबसे घटिया क्वालिटी। टीचर मायूस हो जाती हैं, पर फिर भी उसे हौसला देने की कोशिश करती हैं कि लो रैंक वाले भी मेहनत से ऊपर जा सकते हैं। तभी मेन बुली बीच में आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। होंगचोंग तंजिया कहता है कि कमज़ोर लोग सिर्फ पैरों तले कुचलने के लिए होते हैं। बाई बहस नहीं करता, वो आगे बढ़ता है, चोंगजेन के हाथ से कप पकड़ता है और उसे कुचल देता है। ड्रिंक पूरा उसके मुंह पर फट पड़ता है। फिर बाई सुकून से कहता है कि उसे पसंद नहीं जब चोंग बात करता है। गुस्से में भरा बुली इस हरकत पर पागल हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से अपना सबसे तगड़ा पंच मारता है। बाई अपना ब्लॉक और पेरी स्किल एक्टिवेट करता है और हमले को फौरन रोक देता है। एक ही मूव में चैंग उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और जमीन पर लगते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सब लोग जम जाते हैं। चेंजिंग गुस्से में चिल्लाता है कि वो एबिस रैंक है और बाई बस लकी था, अगली बार वो उसे कुचल देगा। लेकिन टीचर वोंग हैरान रह जाती हैं। जो बाई ने अभी किया वो लक नहीं थी, वो एक टॉप टियर वॉरियर टेक्निक थी। एक परफेक्ट पैरी जो 0.09 सेकंड्स के रिएक्शन टाइम के साथ की गई। ये कुछ ऐसा है जो टीचर्स भी 10 साल के बाद मुश्किल से सीख पाते हैं, और बाई ने ये आराम से कर दिखाया। उन्हें नहीं पता कि वो असल में एक रिग्रेसर है और पिछली बार वो ऐसे ही मरा था। ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर बाई के इर्द गिर्द घूमती है, जो सबसे ताकतवर बंदा और अवेकन स्क्वाड का लीडर था। जबकि वो दुनिया फतेह कर रहा लगता था, उसकी दुनिया तब बदल गई जब उसके अपने साथी ने धोखा दिया। एक साथी जिसे वो फैमिली मानता था और अंधा भरोसा करता था, उसने बेरहमी से धोखा दिया। जख्म किसी तलवार से ज्यादा गहरा था, क्योंकि ये उसके दोस्त ने लगाया था। बेई अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे साथियों को मरते देखता है। हमारा हीरो भी खत्म हो जाता है, पर उसे नहीं पता था कि अगला पल उसकी किस्मत बदल देगा। ये तब होता है जब हमारा कैरेक्टर डीमन किंग बेलिल फिगूर की रेल्म में मिलता है, जिसे उसे लगा था कि उसने मार दिया है। वो डीमन किंग उसे रिग्रेशन के नाम पर जिंदगी का एक और मौका देता है। सिर्फ यही नहीं, हमारे लड़के को एक अजीब दिल भी मिलता है जो उसकी ताकत बढ़ाने की सलाहियत रखता है। तभी बाई 20 साल पीछे चला जाता है। जैसे ही वो माजी में अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसकी क्लास टीचर हुआंग उसके सामने खड़ी हैं और अवेकनिंग सेरेमनी से पहले सोने पर उसे डांट रही हैं। हमारा हीरो हैरान रह जाता है कि वो अपने मिडिल स्कूल के दिनों में वापस आ गया है, ठीक अवेकनिंग में जाने से पहले। जैसे ही हमारा हीरो क्लास के पीछे की तरफ चलता है, उसे एहसास होता है कि उसने 20 साल से अपने क्लासमेट्स के चेहरे नहीं देखे। जब बाई पीछे पहुंचता है, टीचर हुआंग अपना लेक्चर शुरू करती हैं। वो समझाती हैं कि इस दुनिया में 5 एलिमेंटल ताकतें हैं: बिजली, फूल, बादल, न्यूक्लियर और स्टेलर। हर शख्स सिर्फ एक एलिमेंट रखने के काबिल होता है। टीचर हुआंग दिखाती हैं कि उनके पास सबसे नायाब क्लाउड एलिमेंट है। एलिमेंट जिस्म के साथ कैसे जुड़ता है, उस हिसाब से उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: कॉम्बैट, सपोर्ट और स्पेशल। 5 एलिमेंट्स का अलग रोल्स के साथ मिलाप स्कूल में कई प्रोफेशंस बनाता है। सबसे खतरनाक गिल्ड टीम में स्टेलर मेज, क्लाउड वॉरियर, न्यूक्लियर बार्ड और लाइटनिंग असिस्टेंट्स होते हैं। तकरीबन 100 माने हुए अवेकन प्रोफेशंस हैं। ये प्रोफेशंस नीचे से ऊपर रैंक्स में होते हैं: डस्ट, एम्बर, अबिस और सेलेस्टियल। टीचर फिर जोर देती हैं कि ये दिन सब स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चांस मिलता है अवेकन होने का। एक बार प्रोफेशन मिल जाए तो ये दुनिया में उनका मुकाम तय करेगा। बाद में जब हमारा हीरो स्कूल के मैदान में टहल रहा होता है, वो बिल्डिंग को घूरता है और एक खामोश उदासी उसमें छा जाती है जब उसे याद आता है कि ये वो जगह है जहां वो पहली बार अवेकन हुआ था। उसकी सोचें अचानक टूट जाती हैं जब एक लड़का उसके पास गिर जाता है। जब हमारा हीरो मुड़ता है, वो देखता है कि कुछ सीनियर लड़के गिरे हुए लड़के को तंग कर रहे हैं, जिसे वो 4 आइज के नाम से पहचानता है। सीनियर
स्टूडेंट उस लड़के का मजाक उड़ाता है कि वो नकली अवेकनिंग पर भरोसा करता है और कहता है कि उस जैसे रेयर रेड टीयर अवेकनर के सामने वो हमेशा छोटा रहेगा। हमारा हीरो फौरन पहचान लेता है कि सीनियर वो बदनाम शरारती लड़का है। उसी वक्त टीचर हुआंग पहुंचती हैं और सीनियर लड़कों को उनकी बदतमीजी पर डांटती हैं। सीनियर जल्दी से बहाना बनाता है कि छोटे स्टूडेंट ने उसे धक्का दिया था। फिर एक कमीनी मुस्कुराहट के साथ वो मिस हुआंग के करीब होता है और कुछ फुसफुसाता है, उनकी जॉब को धमकी देते हुए। जैसे ही बुलीज जाने लगते हैं, उनमें से एक बाइक को कंधे पर धक्का देता है। टीचर फौरन जूनियर लड़के को उठाने में मदद करती हैं। तभी कुछ स्टूडेंट्स आकर हुआंग को बताते हैं कि उनकी क्लास की बारी है अवेकनिंग के लिए। वो अपने स्टूडेंट्स को जमा करती हैं और सख्ती से कहती हैं कि प्रोसेस के दौरान बिल्कुल पुरसुकून रहें ताकि कोई चोट ना लगे। हमारा हीरो याद करता है कि इस दुनिया में 2 अवेकनिंग के तरीके हैं। एक कुदरती अवेकनिंग है जो सीनियर हुआंग चांग एंड जैसे लोगों के पास है। ये आमतौर पर उन लोगों में होती है जो बहुत ताकतवर और टैलेंटेड होते हैं, और ये शदीद जज्बाती लम्हों में खुद ब खुद हो जाती है। दूसरा तरीका अवेकनिंग चैम्बर यूज करता है, जो साइंटिस्ट की अकल का निचोड़ है। इस चैम्बर के अंदर इंसान के जज्बात और एड्रेनलिन को एक्सट्रीम पर ले जाया जाता है ताकि अवेकनिंग हो सके। अब ये की बारी है। टीचर उसे बुलाती हैं और खबरदार करती हैं कि क्लास की तरह यहाँ ना सो जाए। हमारा हीरो खामोश एतमाद के साथ चैम्बर में कदम रखता है। अपनी पिछली जिंदगी में ये एक ई रैंक न्यूक्लियर वॉरियर बना था जो डस्ट टियर प्रोफेशन था। इसकी वजह से उसे हमेशा जिल्लत मिली थी। बाद में एस रैंक पर उसने नायाब तरीन किस्म हासिल की। इस बार क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर एलिमेंट है, वो सोचता है कि उसे कौन सा प्रोफेशन मिलेगा। सिस्टम 5 एलिमेंट्स डिटेक्ट करता है और हमारे हीरो को अपनी रगों में शदीद गर्मी महसूस होती है, जैसे उसका पूरा जिस्म जलने वाला हो। सिस्टम हीरो को बताता है कि क्योंकि उसकी जिस्म में 5 एलिमेंटल टाइप्स हैं, उसके पास प्रिविलेज है कि वो अपने शुरुआती रास्ते के लिए इनमें से कोई भी क्लास चुन सकता है। इसके अलावा जब कोई खास एलिमेंट काफ़ी एनर्जी जमा कर ले तो वो उस एलिमेंट के लिए नई रैंडम क्लास खोल सकता है या मौजूदा को बेहतर बना सकता है। जैसे हमारा हीरो सुनता है, उसे समझ आता है कि बेलल फिगोर के दिए हुए दिल ने ये मुजज़ा मुमकिन किया है। इसने उसे इन्फिनिट अवेकनिंग्स की ताकत दी है। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है बे के लिए अपना मौजूदा अवेकन स्टेटस और इनिशियल क्लास डिसाइड करने का, जबकि फ्यूचर में नए प्रोफेशंस हासिल करने की ताकत बाकी रहेगी। सिस्टम उसे खबरदार करता है कि समझदारी से चुने। कुछ देर बाद हमारा लड़का चेंबर से बाहर आता है। टीचर हुआंग उम्मीद से देख रही होती हैं, पर वो मायूसी से कहता है कि वो न्यूक्लियर वॉरियर बना है, सबसे कमतर ग्रीन क्वालिटी। टीचर उसे पंप करने की कोशिश करती हैं कि ग्रीन क्वालिटी वाले भी बहुत आगे गए हैं। वो प्यार से उसे कहती हैं कि थोड़ा आराम कर ले और उम्मीद ना हारे। वो जाने लगते हैं। होंग चोंग शेन पास खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि ये को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लहजे में गुरूर होता है जब वो टीचर हुआंग पर तंज करता है, उनकी बेकार उम्मीद का मजाक उड़ाता है। उसका चमचा हाँ में हाँ मिलाता है कि डस्ट क्रैंक क्वालिटी का मतलब है बाई बिल्कुल नीचे है। चैंग रूखेपन से कहता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है। जिन्हें खुदा चनता है वो ताकतवर होते हैं और कमजोर लोग सिर्फ पैरों तले रौंदे जाने के लिए हैं। डस्ट रैंक वाले लोग क्लास में पीछे बैठने के लिए बने हैं, क्योंकि सोसाइटी ऐसी ही है। ताकत नहीं तो फ्यूचर नहीं, हमेशा अंधेरे में, इंसाफ से महरूम। ताकतवर लोग और ताकतवर होते जाते हैं क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज मिलते हैं। जिस पल एक डस्ट रैंक वाला कमजोर जागता है, उनकी किस्मत मोहर लग जाती है कि वो हमेशा अवेकन्ड लोगों में सबसे नीचे रहेंगे। वो मजाक उड़ाता है कि डस्ट रैंक वालों को घर जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो हुकूमत के पैसे बर्बाद करें। हमारा हीरो आगे बढ़ता है और बुली के हाथ से ग्लास छीन लेता है। ड्रिंक जोर से फटती है और उसके चेहरे पर बिखर जाती है। वो सर्द लहजे में कहता है कि उसे पसंद नहीं जब चियांग शैंग बोलता है। सीनियर लड़का भड़क जाता है और पंच मारने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, हमारा लड़का अपनी स्किल ब्लॉक यूज करता है हमला रोकने के लिए और पैरी यूज करता है काउंटर करने के लिए। पल भर में सीनियर लड़का पीछे उड़कर दूर जा गिरता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। दूर खड़े दूसरे स्टूडेंट्स हैरत में जम जाते हैं। हमारा लड़का जानता है और मुतमईन है डस्ट रैंक चूज करके, क्योंकि वो इसका आदी है। चैंग जोर देता है कि वो एक नायाब अबिस रैंक है जो बाई से बिल्कुल अलग है।
मिस हुआंग को यकीन नहीं आता कि ये सिर्फ किस्मत थी। उन्होंने नोट किया कि कैसे हमारे हीरो ने वॉरियर टेक्निक की टॉप टियर मूवमेंट पैरी यूज की, डैमेज रोकने के लिए ठीक उसी वक्त जब हमला हुआ। उनकी हैरत की इंतहा न रही कि नामुमकिन रिएक्शन टाइम 0.09 सेकंड्स के साथ ये ने फिजिकल डैमेज वापस अपने दुश्मन पर डाल दिया। एक ऐसी चाल जो टीचर्स भी 10 साल की प्रैक्टिस के बाद मुश्किल से सीखते हैं। बुली धमकी देता है कि वो ये को अपने आगे रेंगेगा, फिर भी हमारा हीरो पुरसुकून रहता है, पूरी तरह वाकिफ के उसे क्या कर रहा है। आखिरकार उसने ये जाहिरी तौर पर कमजोर क्लास खुद चुनी थी। बई की नज़र में पैदाइश से किसी का फ्यूचर जज करना एक बड़ी गलती है जो सबको कई सालों बाद समझ आएगी। दूसरे स्टूडेंट्स हमारे हीरो के लिए अफसोस करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो सबके सामने हारेगा। उनमें से एक कहता है कि होंग चोंग जेन की फैमिली हाई रैंकिंग ऑफिशियल है और उसका चचा स्कूल का डीन है। दूसरी तरफ बे की फैमिली गरीब है और कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं। फोर आइज परेशान हो जाता है कि बे सीनियर से लड़ने पर स्कूल से निकाला जा सकता है। टीचर उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि फ्यूचर में लड़ लेना, अभी आराम करो। बुली उन्हें चिल्लाता है कि दूर रहें क्योंकि उस जूनियर ने उसे उकसाने की हिम्मत की और कहता है कि वो नहीं रुकेगा चाहे ये घुटनों पर आकर माफी मांगे। टीचर हुआंग हिचकिचाती हैं, सोचती हैं कि लड़का सही कह रहा है। क्वालिटी में इतना बड़ा फर्क एट्रीब्यूट बोनसेस की वजह से होता है। डस्ट रैंक का बोनस 100% है, यानी कोई तब्दीली नहीं। ग्लिमर रैंक वाले को 150% बोनस मिलता है, जबकि अबिस रैंक को 200%। जैसे ही कोई जागता है, अबिस रैंकर की ताकत डस्ट रैंकर से दुगनी होती है, और ये बड़ा खुद फासला कभी खत्म नहीं किया जा सकता। फोर आइज समझ जाता है कि हमारा हीरो कितना दबा हुआ है और सोचता है कि उसने अपने से इतने ताकतवर शख्स से पंगा क्यों लिया। उसके मुताबिक सोसाइटी में बचने के लिए लड़ाई से बचना चाहिए। सिर्फ वो लोग बच पाते हैं जो झुकना जानते हैं और किसी से सीधा टकराना बेवकूफ़ी है। इस दौरान बुली आगे बढ़ता है। टीचर सोचती हैं कि हमारा लड़का पैरी दोबारा कैसे यूज करेगा क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और होंग का हमला बहुत भारी है। ताहम जैसे ही चोंगशांग हमला करता है, बे की स्किल से वो खुद ब खुद डॉज हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, मुंह से खून निकलते हुए। देखने वाले स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि क्या हुआ, यहाँ तक कि टीचर भी कंफ्यूज हो जाती हैं। क्लास प्रेसिडेंट ची इन माजरा समझ जाती है। जब चंगोंग ने हमला किया, ये ने फिर से यूनिक वॉरियर स्किल स्विफ्टनेस एक्टिवेट की, जो फ्लैश ब्लिंक की एडवांस्ड फॉर्म है। इसका मतलब बेई ने ना सिर्फ वॉरियर की बेसिक स्किल मास्टर कर ली है, बल्कि उसे रियल लड़ाई में भी आसानी से यूज कर सकता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि वो सही था कि अपने प्रोफेशन के साथ लड़ने से एक्सपीरियंस मिलता है और किसी एलिमेंट के दुश्मन को हराने से एलिमेंटल पॉइंट्स मिलते हैं। वो फैसला करते हैं कि जल्द अज जल्द लेब्रिंथ्स क्लियर करना शुरू करेगा। बुली चीखता है कि वो ना जाए और फिर हमला करने की कोशिश करता है, मगर अवेकनिंग एकेडमी का डीन होंग लियोंग उसे रोक देता है। डीन स्टूडेंट से कहता है कि घर जाएं क्योंकि वीकेंड है। जैसे ही हमारा हीरो लव्स घर सुनता है, उससे कुछ बहुत अहम याद आता है जो अवेकनिंग वाले दिन हुआ था, यानी 22 मई 2105 को। ये वो फैसला कुन लम्हा है जो उसे बदलना है। वो फौरन स्कूल से भागना शुरू कर देता है। डीन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं सुनता। डीन टीचर को कहता है कि वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखे और टीचर माफी मांगती हैं। बाद में डीन के ऑफिस में चोंग जिद करता है कि हमारा हीरो बस लकी था, लेकिन डीन उसे चुप करा देता है। वो समझाता है कि यी ने लड़ाई के दौरान कुछ गैर मामूली किया। जब चियांग शांग आगे बढ़ा तो यी ने हाई लेवल स्किल फ्लैश ब्लिंक इस्तेमाल की, और इससे भी ज्यादा अहम ये कि ब्लिंक करने से एक पल पहले उसने चियांग की बॉडी पर सबसे कमजोर पॉइंट ढूंढा और इतनी जोर से मारा कि उसका डिफेंस पूरी तरह टूट गया। ये सब कुछ सिर्फ बेसिक वॉरियर स्किल्स यूज करते हुए किया गया। यहाँ तक कि डीन, जिसके पास मैदान जंग का 15 साल का तजुर्बा है, वो भी शायद इतनी सफाई से ये ना कर पाए। वो इशारा करता है कि लड़का उतना सिंपल नहीं जितना चियल सोच रहा है। इसी दौरान हमारा हीरो तेजी से भाग रहा है, दिल जोर से धड़क रहा है, ये जानते हुए कि अपने इंतकाम के अलावा ये वो सबसे ज़रूरी काम है जो उसे नई जिंदगी मिलने के बाद करना है। उससे हर हाल में इसे रोकना होगा, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। उसी दिन जब हमारा लड़का अपने घर पहुंचता है, अपनी माँ को जिंदा देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसका बाप, जो लाउंज में बैठा टीवी देख रहा है, उसे मिलता है और स्कूल से जल्दी वापस आने पर शिकायत करता है।
हमारे हीरो की प्यारी माँ, जो बोल नहीं सकती, इशारों की जुबान में बताती हैं कि उन्होंने उसके लिए हॉट एंड सार्ड नूडल्स बनाए हैं। भाई कहता है कि आज उसे पिकल्ड फिश खानी है, ये अच्छी तरह जानते हुए कि वो बस चाहता है कि उसकी माँ घर से बाहर चली जाए। वो दावा करता है कि वो माँ के साथ जाएगा, लेकिन उसका बाप उसे रोकता है और कहता है कि उसकी माँ अकेली जा सकती है। जैसे ही हमारा लड़का अपने बाप की तरफ मुड़ता है, बाप उससे अवेकन रैंक के बारे में पूछता है। वो कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहा होता है, क्योंकि वो बिलिंग का बेटा है जो कि इलेक्ट्रिक वॉरियर है। बेई अचानक झूठ बोल देता है कि उसे आज अवेकन होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि प्रोसेस में बहुत वक्त लगता है। लिंक जिक्र करता है कि डिलाई का बेटा ग्लिमर रैंक क्लास के साथ अवेकन हुआ है और तंज करता है कि बाप और बेटा दोनों बेकार हैं। बाप तेजी से कहता है कि वो अपने वक्त में बिना किसी चीज के अबिस रैंकर बना था और वो अपने बेटे से भी यही उम्मीद रहता है। वो गिनवाता है कि उसने अपने बेटे को पालने के लिए कितनी मेहनत की है और फिर चीख कर जवाब मांगता है। हमारा लड़का खामोश रहता है। बाप कांच की बोतल बेटे के सर पर मार देता है। उसके जिस्म के गिर्द ग्रीन ओरा बन जाता है। बाप को एहसास होता है कि उसका बेटा डस्ट रैंकर बना है। वो अपने बेटे पर चिल्लाता है कि स्कूल में इतना पढ़ाकू बनने का दिखावा करता रहा और मिला क्या, सिर्फ 10वीं रैंक। ये वो सब कुछ वापस लाता है जो पिछली जिंदगी में इसी दिन हुआ था। जब हमारे लड़के के बाप को उसकी क्लास का पता चलता है, वो घर में हंगामा खड़ा कर देता है। उसकी माँ उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और जालिम बाप अपना गुस्सा निकालने के लिए माँ को 1 घंटे तक मारता रहता है। उस दिन बई की माँ की टांग टूट जाती है और सर पर गहरा जख्म उन्हें जहनी तौर पर मरीज बना देता है। उस वक्त हमारा हीरो अपनी माँ की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो कमजोर था। लेकिन इस बार माजरा मुख्तलिफ है। हमारा लड़का जानता है कि वो ई क्लास न्यूक्लियर वॉरियर बना है और उसने ये क्लास इसकी खास खूबियों की वजह से चुनी। उसके सामने उसका बाप है जो सी क्लास अबिस रैंकर है। चेंगन के बरक्स उसके बाप के पास हकीकी लड़ाई का बहुत तजुर्बा है। हमारा हीरो मुतमईन है कि कम से कम उसने माँ को घर से निकाल दिया। उसका बाप, जिसकी आंखें गुस्से से भरी हैं, अपने बेटे को मारता रहता है। उसी लम्हे हमारा हीरो नोटिस करता है कि माँ घर में दाखिल हो रही हैं। उसे एहसास होता है कि वो उसे खाना खिलाने वापस आई हैं। बाप गुस्से में माँ की तरफ मुड़ता है और बेगों को पैदा करने पर उन्हें कोसते हुए उसे कूड़ा कहता है। हमारा हीरो एक फ्लैशबैक में खिंचा चला जाता है। वो एक ठंडे प्रिजन रूम में बैठा है। सामने एक आदमी है जो पूछ रहा है कि वो वहां क्यों आया है। बेगो, जो गहरे सदमे में है, सुन होकर कहता है कि उसका बाप मरने के लायक था क्योंकि उसने उसकी माँ को बेरहमी से कत्ल किया था। ये ख्याल उसे वापस हाल में ले आता है। एक माहिर अवेकेंड, बिला कोई एबिलिटी यूज किए भी, आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। एक आम बंदा ऐसी मखलूक का एक मुक्का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा लड़का गिर जाता है जब उसका जालिम बाप उसे जोर से मारता है। इससे पहले कि अगला वार हो, माँ आगे लपकती हैं और बेटे को बचाने के लिए बीच में आ जाती हैं। लिंगशेंग टन्स करता है, याद करते हुए कि वो कितना खुश था जब उसे पता चला कि उसकी बीवी को बेटा होने वाला है। उसे लगता था कि ये बच्चा वो लम्हा लाएगा जब उनका खानदान दोबारा उरूज पाएगा। वो गुरूर से भरा हुआ था कि पुरखों की शान सिर्फ इसी पर मुनहसर होगी। अपनी बीवी के करीब होते हुए लिंगशैंग उस पर चीखता है और सबसे कमतर क्लास में अवेकन होने का इल्जाम उसकी घटिया जीन्स पर लगाता है। जैसे ही वो थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, हमारा हीरो फ्लैश ब्लिंक एक्टिवेट करता है और फौरन बीच में आकर वार रोक लेता है। बाई की आंखें गुस्से से जल रही हैं और वो बाप को खबरदार करता है कि माँ पर दोबारा हाथ ना उठाना। लिंग टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है कि वो अपने बेटे के इस रवैये से इम्प्रेस हुआ है। जब बाई लिंग गैंग के हमले को काउंटर करने के लिए पैरी यूज करता है तो टक्कर होते ही तलवार टूट जाती है। उसी पल ये को खौफनाक सच्चाई का एहसास होता है। उन दोनों की ताकत में कई गुना का फर्क है। ये शदीद ताकत उसके जिस्म में दर्द की लहर दौड़ा देती है। चेहरे से खून बहने लगता है और पसलियां ऐसे दुखती हैं जैसे टूटने वाली हो। बेटे की मुजाहिमत लिंग को मजीद भड़का देती है। उसके हमले के गिर्द काली बिजली कड़कती है और वो दोबारा वार करता है। इस बार हमारा लड़का डटा रहता है और न हटने का फैसला करता है। लिंग बेटे के वजूद को कोसता है और कहता है कि ऐसी रुसवाई को मर जाना चाहिए। साथ ही बाई दिल ही दिल में कसम खाता है कि वो इस हादसे को दोबारा नहीं होने देगा। कुर्सी उठाते हुए उसका बाप सर्द लहजे में याद दिलाता है कि घर का बॉस वही है। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। दरवाजा खोलने का हुक्म मिलता है। जब लिंगशान दरवाजा खोलता है तो सामने इंस्पेक्टर डेप्यूटी कैप्टन लियांग और इन्वेस्टिगेटर चेन जिन खड़े मिलते हैं।
लियांग बताता है कि उन्हें इत्तला मिली है कि वांटेड क्रिमिनल स्नो इस बिल्डिंग के करीब देखा गया है। और पूछता है कि क्या लिंग शांग ने किसी मशकूक शख्स को देखा है। लिंग जल्दी से जवाब देता है कि उसने स्नो को सिर्फ टीवी पर देखा है और इसरार करता है कि अगर ऐसा आदमी नजर आया तो वो फौरन रिपोर्ट करेगा। इस बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर लियांग की नज़र बाई के खूनआलूद चेहरे पर पड़ती है और वो पूछता है कि क्या हुआ। बिना हिचकिचाए लिंग झूठ बोलता है कि लापरवाह लड़का सोडा खरीदते वक्त गिर गया था और इसे मामूली घरेलू मामला कहकर इंस्पेक्टर की तवज्जो हटाने की कोशिश करता है। बाई अचानक बोल पड़ता है। दर्द के बावजूद उसकी आवाज मजबूत है। वो झूठ को रद्द करता है और सच बताता है। उसका बाप वही है जिसने उसे मारा। 18 मिनट पहले बिल्डिंग में दाखिल होने से कबल हमारा अक्लमंद लड़का सड़क पर मौजूद दुकान से कॉल करता है और हुक्काम को इत्तला देता है कि उसने स्नो को अपनी बिल्डिंग में देखा है। इंस्पेक्टर ली पूछता है कि क्या बई का बयान सच है। उसका बाप फौरन झूठ बोलता है कि वो अपने बेटे को कभी इस तरह नहीं मारेगा। हमारा लड़का इंस्पेक्टर की तरफ चलता है और सुकून से बताता है कि कैसे उसके बाजू पर स्टूल और सर पर शराब की बोतल मारी गई। वो कहता है कि उसके जिस्म पर जख्मों का मुआयना किया जा सकता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि वो अवेकनर्स जो अपने वॉयलेंट रवैये को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, डिवाइन कैनन्स अवेकनर मैनेजमेंट रेगुलेशंस चैप्टर 8 आर्टिकल 4 के मुताबिक उन्हें फौरन रिटेन किया जाए। जैसे ही लियांगशैंग उसे डांटने की कोशिश करता है, एक ऑफिसर उसे रोकता है और बताता है कि वो कानूनी हिरासत में हैं और खामोश रहे। वो यी की तरफ लपकने की कोशिश करता है, मगर इंस्पेक्टर्स उसे पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, बाई की माँ दौड़ कर आती हैं और उसे जोर से गले लगा लेती हैं। वो अंदरूनी फख्र महसूस करता है कि इस बार उसने अपनी माँ को कुछ नहीं होने दिया। वो खुद को याद दिलाता है कि उसका बाप अगले 15 दिन जेल में रहेगा और इस दौरान उसे खुद को अच्छी तरह तैयार करना है। अफरा तफरी के दौरान हमारा हीरो कामयाबी से अपने बाप की जेब से चाबी निकाल लेता है। ये चाबी एक सेफ की है जिसमें वो आइटम है जो उसके बाप ने बिना हिचकिचाए अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे वो ई रैंक से सी रैंक पर पहुंचा। ये राज बाप ने सबसे छुपा रखा था। बेई को इसका पता पिछली जिंदगी में बाप की मौत के बाद चला था। उसी रात हमारा लड़का सेफ के सामने खड़ा होता है और एहतियात से उसे खोलता है। अंदर एक खौफनाक ब्लेड रखा है। जैसे ही वो ब्लेड को मजबूती से पकड़ता है, उसका रास्ता साफ हो जाता है। डीमन केव्स ही वो वाहिद जरिया हैं जहां वो अपनी क्लास अपग्रेड कर सकता है और उसके पास वहां जाने के सिवा कोई चारा नहीं। ये केव्स पैरेलल स्पेसेस में मौजूद हैं। दुनिया भर में दरवाजे अचानक खुलते हैं और दरियाफ्त होने पर गिल्ड्स फौरन इन पर कब्जा कर लेती हैं। डीमन केव्स डिमोनिक बीस्ट्स और नायाब धातों से भरी होती हैं, जो अवेकनर्स के स्ट्रांग होने का सबसे तेज तरीका है। आमतौर पर सिर्फ गिल्ड मेंबर्स को अंदर जाने की इजाजत होती है। कुछ केव्स जहां बनी जा सकता है वो स्कूल के कंट्रोल में है। ये खास छुपा हुआ डीमन केव वो है जो उसे पिछली जिंदगी से याद है, जो कई साल बाद दरियाफ्त होगा। वो फौरन निकल पड़ता है, इस अज़्म के साथ कि जल्द अज जल्द सबसे आगे निकल जाए। इसी दौरान इंस्पेक्टरेट डिटेंशन रूम में ऑफिसर स्नो के दिखने वाली रिपोर्ट पर बात करते हैं और नतीजा निकालते हैं कि ये फॉल्स अलार्म था। फिर भी वो ऐसी रिपोर्ट्स को संजीदगी से लेते हैं। लिंग कैद में बैठा गुस्से से चल रहा है। वो ऑफिसर्स को रिश्वत देने की कोशिश करता है और उसकी ये हरकत उन्हें नफरत दिलाती है, खासकर गिल्ड मेंबर होने के नाते। ऑफिसर चेन जिनवू उसे खबरदार करता है कि रिश्वत उसके जुर्म को और संगीन बना देगी। लिंग को रात भर डिटेंशन में रहने का हुक्म दिया जाता है और सुबह अवेकना प्रिजन में शिफ्ट किया जाएगा। हमारा हीरो जानता है कि उसका बाप 15 दिन में रिहा हो जाएगा। वक्त कम है और उसे ताकतवर बनना होगा। डीमन केव्स इंतहाई खतरनाक जगह हैं और वहां बचने के लिए आमतौर पर टीम की जरूरत होती है। एक एफ रैंक केव के लिए कम से कम 3 ई रैंक वॉरियर्स चाहिए होते हैं, जबकि ई रैंक केव इससे भी ज्यादा ताकत मांगता है। उसे लगता है कि छुपा हुआ केव सिर्फ एफ रैंक है, फिर भी खतरा बहुत ज्यादा है। कोई और चारा ना होने पर वो अकेला ही दाखिल होता है, इस इरादे से कि जितना हो सके ताकतवर बने। बाप की सेफ से लिए गए ब्लेड के साथ बैंगफा दरवाजे अंदर कदम रखता है। बर्फ ही बर्फ हर तरफ फैली हुई है और हवा इंतहाई सर्द है। बाई को एहसास होता है कि वो क्लाउड टाइप मैजिक बीस्ट के इलाके में दाखिल हो चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, सामने एक बड़ा सा भालू सोता हुआ नजर आता है। इंसानी हड्डियां वहां बिखरी पड़ी हैं, जो तस्दीक करती हैं कि दूसरे लोग पहले यहां आ चुके हैं। अचानक खतरा उभरता है।
एक खून का प्यासा फॉरेस्ट वुल्फ उसकी तरफ लपकता है। ये ई रैंक जानवर अभी भी बाई से ज्यादा ताकतवर है। हमारा हीरो ब्लेड उठाता है और उसके दांतों को रोकता है। टक्कर से एक जबरदस्त झटका उसके बाजुओं में लगता है। वो फौरन पलटकर वार करता है और भेड़िया आखिरकार गिर जाता है। ये ए रैंक वेपन की ताकत है जो उसकी मौजूदा कमजोरी को दूर करने की सलाहियत रखता है। ऐसा ब्लेड मार्केट में नहीं मिलता, इसीलिए उसके बाप ने इसे छुपा रखा था। वो हिसाब लगाता है कि ई रैंक प्रोफेशन में एक लेवल बढ़ाने के लिए 20 भेड़ियों को मारना पड़ेगा और ई से डी रैंक तक जाने के लिए ऐसे 10 लेवल्स चाहिए। जमी हुई बर्फ के बीच खड़े होकर बाई वेपन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता है। जल्द ही उसे भेड़ियों का एक टोला आते हुए दिखता है। उसे एहसास होता है कि उन्होंने खून की बूंद सूंघ ली है जो उन्हें उसकी तरफ खींच लाई है। हमारा लड़का समझता है कि ये लेवल अप करने का बेहतरीन लेकिन खतरनाक मौका है। भेड़िए एक साथ हमला करते हैं, लेकिन ये अपनी डॉज और काउंटर अटैक स्किल्स पर भरोसा करता है। वो उनके बीच तेजी से घूमता है, डैमेज से बचते हुए और उन्हें काटता हुआ। हर किल पर उसे लूट में वुल्फ फैंग्स मिलते हैं। टोला साफ करने के बाद वुल्फ किंग जाहिर होता है। अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए ये उसके जिस्म पर कई कट लगाता है। रिकवर करने का कोई मौका नहीं। आखिरकार वुल्फ किंग ढेर हो जाता है और उसे इनाम में एक नायाब स्नो वुल्फ डायमंड मिलता है। काफी एक्सपीरियंस जमा करने के बाद हमारा हीरो कामयाबी से डी रैंक पर अपग्रेड हो जाता है। जीत के बावजूद थकावट जल्दी छा जाती है। सिर्फ 20 भेड़ियों को मारने के बाद ही वो थक गया है, जो इस बात का सबूत है कि ई रैंक बॉडीज कितनी कमजोर होती हैं। हमारा लड़का फैसला करता है कि वो अपनी लूट रखने के लिए पहले एक डिमेंशनल बैकपैक लेगा। वो ये भी मानता है कि अकेले डेमोनिक केव क्लियर करना कितना मुश्किल है और जानता है कि हाई केव्स में जाने का वाहिद रास्ता डिवाइन कॉप्स गिल्ड की टीम ज्वाइन करना है। क्योंकि अवेकनिंग स्कूल्स गिल्ड्स के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए वो प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए अपने लोग भेजते हैं। ग्रेजुएट होना और गिल्ड ज्वाइन करना हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है, लेकिन टीम से निकाले जाना अक्सर करियर खत्म कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके बाप के साथ हुआ था। वो सी रैंक पर ही फंस गया था। हालात का जायजा लेते हुए हमारे हीरो को एहसास होता है कि क्योंकि मौसम जम देने वाला है, अकेले लड़ना उसका स्टैमिना निचोड़ लेगा। जब वो ये सोच रहा था, भेड़ियों का एक और झुंड आ जाता है, मगर इस बार हमारा लड़का वो ट्रिक यूज करता है जो उसने तैयार की थी। वो भागता है, भेड़ियों को अपने पीछे लगाकर जंगल में ले जाता है। वहां वो दरख्त काटकर जगह बनाता है ताकि एक दूसरे दरिंदे क्लाउड पाइथन के इलाके में खलबल मच जाए। अब भेड़ियों और पाइथन्स के घेरे होने पर वो अपना प्लान शुरू करता है। वो एक जोरदार धमाका करता है जिसका मकसद सोए हुए फ्रॉस्ट बेयर को जगाना है, जो गजबनाक होकर अपने den से बाहर निकलता है। गुस्से में भरा जानवर हर चीज पर हमला करता है, भेड़ियों और पाइथन्स को कुचलता हुआ। जब फ्रॉस्ट बियर पागल हो रहा होता है, एक पीछे से हमला करता है, कमजोर दुश्मनों को खत्म करता है और तेजी से एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करता है। वो जानवर की कमजोरी का फायदा उठाता है, ये जानते हुए कि वो अग्रेसिव तो हैं पर उनमें अक्ल नहीं। फ्रॉस्ट बियर को दूसरे मॉन्स्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल करके हमारा हीरो अपना स्टैमिना बचा लेता है। फिर भी एक्सपीरियंस लेने के लिए आखिरी बार उसी को करना पड़ता है। अब अगले मरहले का वक्त था। जैसे ही जानवर एक लाइन में आते हैं, ए बर्फ से ढकी जमीन पर वार करता है और उसे तोड़ देता है। वो इलाके का जायजा ले चुका था और जानता है कि वो दो पहाड़ों के बीच लटकने वाले बर्फ के पुल पर खड़े हैं। पुल टूटने से तकरीबन सारे जानवर एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हमारा लड़का पूरी तरह थक चुका है, फिर भी उसे अभी फ्रॉस्ट बेयर और कुछ बचे हुए भेड़ियों से निपटना है। उसी वक्त सिस्टम उसके लिए एक नया टाइटल अनलॉक करता है, 1 अगेंस्ट 100। इस टाइटल के एक्टिव होते ही उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद ये फ्रॉस्ट बेयर की वजह से परेशान नहीं है। वो जानता है कि हर डेमोनिक केव में एक फाइनल बॉस होता है और उसे उम्मीद है कि वो जल्द ही जाहिर होगा। एक ई रैंक केव के लिए वो अंदाजा लगाता है कि बॉस ब्रूटल लायन किंग जैसा कुछ होना चाहिए। हमारे हीरो ने काफी हंगामा मचा दिया है और हैरान है कि बॉस अभी तक सामने क्यों नहीं आया। अचानक एक ताकतवर आइस स्पेल उस इलाके पर गिरती है। इससे पहले कि बे रिएक्ट कर सके, वो और बाकी बचे जानवर दोनों इसकी लपेट में आ जाते हैं। हमारा स्मार्ट हीरो फौरन समझ जाता है कि उसका अंदाजा गलत था। फाइनल बॉस पहले से जाग चुका था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था, जब सब थक जाएं, एक जगह जमा हो और भागने का कोई रास्ता ना हो। बर्फ तेजी से फैलती है और उसके पैरों को जकड़ लेती है। उसे एहसास होता है कि आइस ब्रिज बॉस के जाल का हिस्सा था। हर शिकार को एक जगह जमा करने की पूरी तैयारी, ताकि इनाम समेटा जा सके।
ये बात साफ हो जाती है कि केव का फाइनल बॉस यकीनन ज़हीन है। वो मखलूक खुद को जाहिर करती है, एक डीमन केव लॉर्ड जिसके साथ कई एप गार्ड्स है। हमारे लड़के का तकरीबन पूरा जिस्म बर्फ में कैद हो जाता है, वो हिलने के काबिल नहीं रहता, जबकि डीमन मंकी जालिमाना तासुरात के साथ उसे देखता है। ये बात यही को बताती है कि ये केव एक हाई रिस्क जोन है, जहां आमतौर पर ई रैंक वॉरियर्स की पूरी टीम चाहिए होती है। जिस्म पूरी तरह जमने की वजह से उसे हाइपोथर्मिया का डर है, जिसका मतलब यकीनी मौत है। डीमन लॉर्ड हाथ उठाता है और अपने मातहतों को हमला करने का हुक्म देता है। बचने का कोई रास्ता न देखकर हमारा फाइटर अपनी पैरिस स्किल एक्टिवेट करता है। वो उस लम्हे का इंतजार करता है जब हमला लगने वाला हो, फिर पैरी और शैटर दोनों स्किल्स चला देता है। हमला रोकने पर उसके जिस्म को कैद करने वाली बर्फ धमाके से फट जाती है। अगरचे वो आज़ाद हो गया है, मगर वो जानता है कि वो शदीद खतरे में है। शटर स्किल बहुत ज्यादा स्टेमिना खर्च करती है, जिससे वो काफी कमजोर हो जाता है। ये अंदाजा लगाता है कि डेमन लॉर्ड को दोबारा इतनी बड़ी स्किल यूज करने में वक्त लगेगा। उसे समझ आ जाता है कि इससे पहले कि वो दोबारा हमला करे, बॉस को हराना होगा। ताहम उसी वक्त डेमन लॉर्ड आइस बियर्स और भेड़ियों को हमला करने का हुक्म देता है, क्योंकि न्यूक्लियर एलिमेंट क्लाउड एलिमेंट के खिलाफ कमजोर है। वही जानता है कि उसके चांसेस कम हैं। उसका स्टेमिना खत्म होने वाला है और थकावट उस पर हावी हो रही है। हमारा लड़का अच्छी तरह जानता है कि अगर और भेड़िए आए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जब वो परेशानी में हल ढूंढ रहा होता है, अचानक एक मंकी बीस्ट हमला करता है और एक भारी क्लब उसकी तरफ घुमाता है। हमारा बेचारा हीरो मुश्किल से उसे ब्लॉक करता है और फिसलता हुआ पीछे जा गिरता है। उसका घुटना बर्फ पर रगड़ खाता है और वो बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। ये टक्कर उसकी बची कुची ताकत निचोड़ लेती है, उसे नुकसानदेह हालत में ढकेल देती है और शदीद ठंड उसका बाकी स्टैमिना खत्म कर रही है। जब डीमन देखता है कि ये पूरी तरह टूट चुका है, तो वो एक और अल्टीमेट स्किल आइस स्टॉर्म चला देता है। वो सुन रह जाता है, बिल्कुल तैयार नहीं था कि डीमन लॉर्ड की अल्टीमेट स्किल का कूल डाउन इतना कम होगा। उस पल उसकी पिछली जिंदगी की यादें उभरती हैं, उन बेशुमार लम्हों की याद दिलाती हैं जब वो मौत और जिंदगी के किनारे पे खड़ा था। उन तजर्बात से उसने मौके पहचानने की तेज हिस्स पैदा कर ली थी। अपनी मौजूदा हालत में हमारा हीरो समझता है कि उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। वो रुककर लड़ सकता है, लेकिन स्टामिना खत्म होने और जिस्म मुसलसल नुकसान पहुंचने की वजह से बचना नामुमकिन है। दूसरा रास्ता बहुत आसान है, उसे भागना होगा। बिना हिचकिचाए वो भागने का फैसला करता है और क्लिफ से कूद जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाता, डीमन लॉर्ड उस पर आइस स्पेल मार देता है। बर्फ उसके पैरों ने गिर जम जाती है, उसका तवाज़ुन बिगड़ता है और उसकी भागने की कोशिश गिरने में बदल जाती है। बर्फ में कैद बेचारा ये नीचे जम देने वाली नदी में जा गिरता है। जब हमारा हीरो डंजन में जिंदगी की जंग लड़ रहा है, उसकी माँ घर में उसके कमरे में आती हैं। ये समझ के कि वो सो रहा है, वो कमरा खाली देखकर सदमे में आ जाती हैं। उन्हें वो नोट मिलता है जो उसने छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वो दोस्त के घर गया है और वो परेशान ना हो। नोट से उनका दिल हल्का होने के बजाय परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानती हैं कि वो बताए बिना कभी नहीं जाता। वो इस एहसास को झुठला नहीं पा रही कि कुछ गड़बड़ है, खास तौर पर जब से वो पिछले दिन से अलग बर्ताव कर रहा था। वापस डंजन में हमारा हीरो गिरने के बाद भी जिंदा है। क्लिफ से कूदना भी उसके प्लान का हिस्सा था। उसे याद है कि जब उसने पहले आइस ब्रिज तोड़ा था तो तकरीबन 100 जानवर नदी में गिरे थे, मगर उससे सिर्फ 40 का रिवॉर्ड मिला। इसका मतलब बाकी जिंदा बच गए थे। हमारा बेचारा लड़का दर्द में खांसता है और खुद को घसीटकर बर्फीली नदी से बाहर निकलता है। अगरचे वो बच गया है, पर उसका स्टैमिना इंतहाई कम है। उसका काफ़ी खून बह चुका है, जिस्म ठंडा पड़ गया है और वो पूरी तरह कमज़ोर हालत में है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके जिस्म को शदीद चोटें आई हैं। बिना किसी शक के वो जानता है कि वो अपनी हद पर है। वहीं पड़े हुए वो सोचता है कि क्या वाकई ही एंट है। इससे पहले कि उसे एहसास होता, क्लाउड एलिमेंट का एक दरिंदा उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो करीब आता है, हमारे हीरो को पुरानी बातें याद आती है। डिवाइन कॉर्प्स टीम के साथ गुजरा वक्त, टीममेट्स के साथ अच्छे लम्हे और माँ का ख्याल। उसे अपने बाप की कमीनगी और गद्दार के धोखे का दर्द भी याद आता है। दिमाग में एक आवाज आती है, ये खत्म हो गया। हमारा हीरो फौरन फैसला करता है कि ये खत्म नहीं हुआ। वो खड़ा होने में कामयाब हो जाता है ठीक तब जब क्लाउड बीस्ट उसे खाने वाला होता है। वो उसके बड़े दांतों को बंद होने से रोक देता है। ये पक्का इरादा करता है कि पिछली जिंदगी की बुरी चीजें रिपीट नहीं होंगी। वो पहले ही एक बार मर चुका है और सब कुछ खो चुका है। इस बार वो सब बदलने का प्लान बनाता है।
नई हिम्मत के साथ वो क्लाउड बीस्ट को पटक कर दूर फेंक देता है, फिर अपनी तलवार दोबारा पकड़ता है। उसकी ये मायूसाना कोशिश कुछ ऐसा ट्रिगर करती है जो उसे क्लास एडवांसमेंट की तरफ ढकेलती है। हमारा हीरो अकेला खड़ा है, जानवरों और भेड़ियों में घिरा हुआ। डंजन को अकेले फेस करने का उसका फैसला इसलिए था ताकि वो पिछली जिंदगी जैसी डेस्पिरेशन महसूस कर सके। यह एहसास एड्रेनलिन रश पैदा करता है जिससे उसे उम्मीद है कि क्लास एडवांस हो जाएगी। अगरचे वो मरने के करीब था पर कंडीशंस पूरी नहीं हुई। ताहम क्लास एडवांसमेंट के बजाय वो एक नई अल्टीमेट स्किल सीखता है, न्यूक्लियो होली सॉर्ड्समैन। भले ही क्लास एडवांस नहीं हुई मगर ये स्किल वक्त से पहले मिलना बहुत बड़ी बात है। इस स्किल और एड्रेनलिन के जोश के साथ हमारा हीरो एनर्जी से भर जाता है। वो अपनी तलवार जानवरों की तरफ करता है और उन सबको मिटाने का इरादा कर लेता है। जैसे ही वो करीब आते हैं, वो सैंक्चुरी नाम का एक तेज घूमने वाला हमला करता है जो आसपास के तमाम जानवरों को एक ही स्लैश में काट देता है। मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद उसे आइस फील्ड, बीस्ट हाइड, प्राउड बेयर गोन और ब्लड टूथ जैसे आइटम्स मिलते हैं। सैंक्चुरी स्किल उसकी थकावट दूर कर देती है और खोया हुआ स्टैमिना वापस ले आती है। इसके अलावा उसे आइस फील्ड वॉन्डरर का टाइटल मिलता है। वो क्लिफ की चोटी को घूरता है और बाकी जानवरों समेत उनके बॉस को मिटा देने की कसम खाता है। एक्सपीरियंस पॉइंट्स की बारिश से वो ई क्लास के लेवल 9 पर अपग्रेड हो जाता है। वो फॉरन सर्न से बचने के लिए आइस फील्ड वॉन्डरर इफेक्ट एक्टिवेट करता है। सैंक्चुरी स्किल उसे दुश्मन के हमलों का डैमेज स्टोर करने और एक साथ दुश्मनों के ग्रुप पर छोड़ने की इजाजत भी देती है, मगर वो ये सिर्फ तब कर सकता है जब उसे काफ़ी चोट लगी हो। फिर उसे याद आता है कि उसे जल्दी खत्म करके घर जाना है, इससे पहले कि माँ परेशान हो। वो क्लिफ पर चढ़ता है और डीमन मॉन्की बॉस के महल की तरफ बढ़ता है। डीमन लॉर्ड की हिफाजत आइस बीस्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये परवाह नहीं करता और महल में घुस जाता है। उधर रात की 11 बज चुके हैं और ये की माँ सख्त परेशान है। वो खाना लगाती हैं मगर सोचती रह जाती हैं कि उनका बेटा कहाँ है। वो दुआ करती हैं कि वो महफूज हो। बॉस के महल के अंदर हमारा लड़का एंट्रेंस पर खड़े आइस बेयर्स को खत्म करता है और अब उसके सामने लॉर्ड के खास गार्ड्स हैं, खौफनाक मंकीज। डीमन लॉर्ड निडर दिखता है और अपने गार्ड्स को यी को खत्म करने का हुक्म देता है। एक बंदर उस पर कूदता है मगर हमारा हीरो बस हमला रोकता है और आसानी से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर डीमन लॉर्ड को हालत की संगीनी का एहसास होता है और गुस्से में अपनी अल्टीमेट स्किल आइस स्टॉर्म असॉल्ट चला देता है, मगर इसका यही पर कोई असर नहीं होता जो अब इम्यून है। वो डीमन बॉस की तरफ लपकता है। मायूसी में बॉस अपना डंडा उठाता है और एक स्पेल एक्टिवेट करता है जो बाकी मंकीज को हाइपरस्केड में ले आता है। हमारा हीरो उन्हें खतरा नहीं समझता, वो उन्हें सिर्फ वो जानवर समझता है जिन्हें मारकर उसे डी क्लास तक पहुंचना है। वो आसानी से बंदरों को काटने के बाद लॉर्ड का एक बाजू काट देता है। डीमन लॉर्ड दर्द से चीखता है और कटे हुए हिस्से से खून निकलने लगता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, वो देखता है कि हमारा हीरो मौत की नजरों से उसे घूर रहा है। वो बॉस के जिस्म पर कई कट लगाता है और उसे हरा देता है। सिस्टम किंग ऑफ एजोर फॉरेस्ट की शिकस्त कंफर्म करता है। वो न्यूक्लियर वॉरियर के तौर पर डी क्लास में आगे बढ़ता है। आइटम्स कलेक्ट होने के लिए सामने आ जाते हैं। क्लाउड एलिमेंट दुश्मन से मिलने वाले एक्सपीरियंस की वजह से सिस्टम बताता है कि एक नया प्रोफेशन जागने वाला है। ये हैरान रह जाता है क्योंकि वो ये बात भूल चुका था। अब हमारा लड़का क्लाउड एलिमेंट मेज प्रोफेशन अवेकन करता है, जो उसे किसी भी वक्त प्रोफेशन बदलने की ताकत देता है। ई क्लास में होते हुए भी रेड प्रोफेशन अवेकन होने पर हमारा हीरो खुशी से झूम उठता है। न्यूक्लियर क्लास के बरक्स जो 100% बोनस देती है, रेड क्लास 200% बोनस देती है। इसकी ताकत पहले ही उसकी मौजूदा क्लास के बराबर है। जैसे ही वो लूट जमा करता है, बाकी बचे जानवर बस उसे देखते रहते हैं। जब वो फारिग होता है, बाई ऊपर देखता है और रियलाइज करता है कि कुछ जानवर जिंदा बच गए हैं। अभी नया प्रोफेशन मिलने पर वो फैसला करता है कि उन पर आजमाने का फैसला करता है। वो मागे मोड में स्विच करता है और उन्हें मिटा देने की तैयारी करता है। अब सुबह के 5 बज चुके हैं। अगली सुबह इतवार को ये की माँ सोई नहीं है और लिविंग रूम में बैठी बेटे की वापसी की उम्मीद लगाए हैं। उसी लम्हे हमारा लड़का दरवाज़ा खोलता है और वो फौरन खड़ी हो जाती हैं।
वो मुस्कुराहट के साथ अंदर आता है और परेशान करने पर माफ़ी मांगता है। माँ दौड़ कर आती हैं और रोते हुए उसे ज़ोर से गले लगा लेते हैं। ये देखकर हैरान होता है कि वो सारी रात जागती रही हैं और कुछ खाया भी नहीं। फिर वो उन्हें बताता है कि उसके पास अच्छी खबर है। डंजन से निकलने के बाद ये एक और ब्रोकर से मिला जिसने उसे और के बदले 800 युआन ऑफर किए। हमारे लड़के ने पलटकर 8000 मांगे, जिससे ब्रोकर हक्का बक्का रह गया। उसने बहस नहीं की और बस और वापस ले लिया। मजबूर होकर ब्रोकर ने अपनी ऑफर 2000 तक बढ़ाई, लेकिन यी ने फिर 5000 की डिमांड रखी। ब्रोकर बहस करता रहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये लड़का रुकने वाला नहीं, तो वो 7000 युआन में खरीदने पर राजी हो गया। अपनी पिछली जिंदगी के ब्रोकर्स के तजर्बे की वजह से हमारा स्मार्ट हीरो उनसे निपटना खूब जानता है। इस बिक्री से मिलने वाले पैसों से वो अपनी माँ के लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लेता है। पिछली जिंदगी में उन्होंने बेइंतहा तकलीफें सही थी। इस बार ये सिर्फ उनका ख्याल रखना चाहता है और ये यकीनी बनाना चाहता है कि वो आराम से रहें। वो माँ के सामने ही अपार्टमेंट की डील फाइनल करता है। इतवार की रात 8 बजे तक वो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके थे। हमारा प्यारा लड़का अपनी माँ को मुस्कुराता देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि एक मुद्दत हो गई थी उनके चेहरे पर ऐसी रौनक देखे हुए। नए घर और ई क्लास से डी क्लास तक सफर के बावजूद ये जानता है कि अपने बाप की वजह से वो लापरवाह नहीं हो सकता। वो कल स्कूल जाने का इरादा करता है और उस चीज को ढूंढ निकालता है। इसी दौरान होंग बिना रुके लाबिरिंथ में ट्रेन कर रहा है, बिना आराम किए। जब उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है, वो उसका हाथ झटक देता है। वो कॉम्बैट सिमुलेशन टेस्ट में टॉप करने और सब पर साबित करने के लिए पुरअज़्म है कि असली जीनियस कौन है। होंग टॉप पर रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कहीं और एक अनजान शख्स नए अवेकन हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक करता है और किसी भी गैर मामूली टैलेंट ना होने पर मायूसी महसूस करता है। अगली सुबह 7:30 बजे ये की माँ उसके लिए नाश्ता बनाती हैं। उसे ये जानकर सदमा होता है कि वो लेट हो रहा है। माँ बहाना बनाती हैं कि वो इतने सुकून से सो रहा था कि उनका दिल नहीं किया उसे जगाने का। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और कहती हैं कि आराम से खाएं। माँ की तसल्ली से हमारा फरमाबरदार लड़का पुरसुकून हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि बहुत अरसे बाद वो चैन की नींद सोया है या बिना जल्दी के नाश्ता किया है। तभी उसकी माँ पूछती हैं कि क्या उसे कुछ चाहिए। हमारा हीरो इस अचानक गिफ्ट की ऑफर पर हैरान होता है। माँ याद दिलाती हैं कि अगले जुम्मे 5 जून को उसका बर्थडे है। बे को एहसास होता है कि वो सही कह रही हैं, मगर वो पूरी तरह भूल चुका था क्योंकि उसे मनाए हुए बहुत वक्त गुजर गया। पिछली जिंदगी में माँ की मौत के बाद किसी ने उसका बर्थडे नहीं मनाया और रफ्ता रफ्ता वो भूल गया। खाते हुए हमारा लड़का दिमाग पर जोर डालता है कि उसे क्या चाहिए, मगर वो कंफ्यूज महसूस करता है क्योंकि जो उसे सच में चाहिए वो उसके पास है। उसका अगला और सबसे अहम मकसद उस गद्दार को मारना है जिसकी वजह से वो और उसके साथ ही मरे गए। अगला सीन हमें बी के स्कूल ले जाता है। जब बिन पहुंचता है उसे पता चलता है कि वो कॉम्बैट सिमुलेशन की तैयारी कर रहे हैं। टीचर नए स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर इवेंट की वजाहत करते हैं। वो बताते हैं कि एकेडमी को डिवाइन गिल्ड सुपरवाइज करती है, जो उनकी हर हरकत पर नजर रखेगी। कॉम्बैट सिमुलेशन उन्हें इम्प्रेस करने का बेहतरीन मौका है। वो समझाते हैं कि ये स्कूल की ग्रेजुएशन असेसमेंट के तौर पर काम करेगा और लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले को यांगशंग खबाल हाई स्कूल डिवीजन के साथ ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के लिए चुना जाएगा। ये कैंप साल में सिर्फ एक बार होता है और डिवाइन गिल्ड से जुड़ने का सबसे सुनहरी मौका है। स्कूल आमतौर पर मिडिल और हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स को शंघाई नेशन भेजने का इंतजाम करता है, जो कि डिवाइन गिल्ड का हेडक्वार्टर्स है। हमारे हीरो को शंघाई नेशन वो जगह याद है जहां वो मास्टर से मिला था और जहां गद्दार पैदा हुआ था। ताहम गद्दार कभी मास्टर से नहीं मिला क्योंकि वो डिवाइन कॉर्प्स में बाद में शामिल हुआ था। यही जानता है कि उसे ट्रेनिंग कैंप में दाखिल होने के लिए असेसमेंट में हाई स्कोर हासिल करना होगा, जिससे उसे गद्दार को ढूंढने के ज्यादा मौके मिलेंगे। टीचर फिर पहले सेशन के लिए ट्रेनिंग रूम की तरफ इशारा करते हैं, जो ग्रेविटी रूम में फिजिकल कंडीशनिंग है, जहां सबको 10 सेट शटल रन्स के लगाने होंगे।
गैर मुतवक्का तौर पर हमारा लड़का आगे बढ़ता है और टीचर से कहता है कि वो रेकमेंडेड ट्रेनिंग रूम इस्तेमाल नहीं करना चाहता। टीचर उसे खबरदार करते हैं कि होंग को हराने की वजह से वो हवा में ना उड़े। ये समझते हुए कि ये ट्रेनिंग से बचने की कोशिश कर रहा है, हमारा लड़का सफाई देता है कि वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहता है। उलझन में टीचर पूछता है कि क्या वो ये कहना चाहता है कि उनके तरीकों में कोई मसला है। वाई ये समझाता है कि फिजिकल कंडीशनिंग ज़्यादातर अवेकनर्स के लिए ज़रूरी है, इसलिए ग्रेविटी रूम बुरा ऑप्शन नहीं। ताहम उसका मानना है कि शटल रन्स, असैसिन्स और वॉरियर्स जैसी क्लासेस के लिए बेहतर हैं, जो स्पीड और कोऑर्डिनेशन पर भरोसा करते हैं, और हर किसी को इस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। वो कहता है कि मेजेस और चैंटर्स जैसी क्लासेस को एलिमेंट रूम में ट्रेन करना बेहतर है। वो मजीद कहता है कि हर किसी को अलग तरह से ट्रेन करने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि उनकी क्लासेस मुख्तलिफ तरीकों से काम करती हैं। ये सुनकर टीचर गुस्से में आ जाता है कि बाय उसे अपना काम करना सिखा रहा है। चियान ये बात सुन लेती है और हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि बाय का बताया हुआ ट्रेनिंग मेथड वही है जो डिवाइन कॉर्प के ट्रेनिंग ऑफिसर मिस्टर डोंग यांग ने बताया था। ये एक नया तरीका है और वो इसके बारे में सिर्फ इसलिए जानती है क्योंकि उसका बाप घर पर वीडियो टेप लाया था। चियान हैरान है। हमारे हीरो ने खुद से ये आइडिया सोच लिया। गुस्सा होने के बजाय टीचर हमारे स्मार्ट लड़के के कंधे पर हाथ रखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो ट्रेनिंग मेथड उसने बताया वो दिलचस्प है। फिर वो समझाते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ कम वक्त में हर किसी की खास ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल है। वो इशारा करते हैं कि कॉम्बैट सिमुलेशन स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाता है और अगर कुछ गलत हुआ तो ये स्टूडेंट के पूरे फ्यूचर पर असर डाल सकता है। हमारा हीरो याद करता है कि अगरचे पिछली जिंदगी में उस फैमिली परेशान कुन थी, लेकिन उसकी टीचर ने उसका साथ दिया और उसे एक जिम्मेदार इंसान बनने में मदद की। वो टीचर को देखता है और यकीन दिलाता है कि वो उन्हें मायूस नहीं करेगा। टीचर फिर हमारे हीरो से पूछता है कि वो न्यूक्लियर वॉरियर के तौर पर कैसे ट्रेन करने का प्लान रखता है। ये एलिमेंट रूम में एलिमेंटल सेपरेशन को मैक्सिमम सेटिंग पर रखने की तजवीज़ देता है। हमारा लड़का झूठ बोलता है कि वॉरियर होने के बावजूद वो अपनी एबिलिटीज बैलेंस करना चाहता है और अपनी कमजोरियों को चैलेंज करना चाहता है, जबकि असल में वो अपनी मेज प्रोफेशन को ट्रेन करना चाहता है और ये बात छुपा रहा है। उसी वक्त ची हियन हाथ उठाती है और कहती है कि वो भी एलिमेंटल कंट्रोल की प्रैक्टिस करने में दिलचस्पी रखती हैं। टीचर मान जाते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से ट्रेन करने की इजाज़त देते हैं और उन्हें अपना बेहतर देने की ताकीद करते हैं। फाइनल असेसमेंट की तैयारी के दौरान ची हियन पास आती है और साथ ट्रेन करने की तजवीज़ देती है, लेकिन वो फौरन मना कर देता है कि वो प्राइवेट रूम में जा रहा है। एलिमेंट रूम में ट्रेनिंग करते वक्त हमारा लड़का थोड़ा मुश्किल महसूस करता है क्योंकि वो मेज प्रोफेशन में अभी नया है, लेकिन वो महदूद वक्त में इसे मास्टर करने का प्लान रखता है। वो अपनी प्रोफेशन बदलने की सलाहियत को छुपाने का भी इरादा रखता है, क्योंकि स्कूल डिवाइन सुपरविजन में है और हर स्टूडेंट की हरकत पर गहरी नज़र रखी जा रही है। वो देवताओं का जल्द निशाना बनने से बचना चाहता है। दूसरी तरफ ची सिर्फ 1% एलिमेंटल सप्रेशन के साथ ट्रेन करती है, ये समझते हुए कि वो यी की ताकत का मुकाबला कर सकती है। हमारा लड़का सच में अपने क्लासमेट्स से मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो उन्हें बचाना चाहता है। स्कूल के बाद स्पेक्स और उसका दोस्त ये को पकड़ लेते हैं और उसे आहिस्ता चलने को कहते हैं। पिछली जिंदगी में ये दोनों मिडिल स्कूल में उसके बेहतरीन दोस्त थे। क्योंकि तीनों कमजोर थे, उनकी किस्मत एक जैसी थी, यानी बुलीज का शिकार होना। अपने कमजोर दोस्तों का आसपास होना वाहिद खुशी का वक्त था जो उसने मिडिल स्कूल में गुजारा। अब जब उसका ध्यान इंतकाम पर है, हमारा लड़का मानता है कि उसे अब दोस्तों से मिलने जुलने की जरूरत नहीं। दूर होने के लिए वो अपनी साइकिल पर सवार होकर निकल जाता है, उन्हें पीछे छोड़ते हुए। उन्हें यकीन नहीं आता कि वो फिर से भाग गया, क्योंकि वो तीनों अटूट टिकडी हुआ करते थे। स्पेक्स कहता है कि अवेकनिंग के बाद उनका दोस्त बिल्कुल बदल गया है और अब पूरा एतमाद लगता है। कुछ देर बाद वो यही तक पहुंच जाते हैं जो उनका इंतजार कर रहा होता है। वो स्पेक्स से कहता है कि जब वक्त मिले तो अपने फेफड़े यानी लंग्स चेक करवाएं। दोनों खुश होते हैं कि वो आखिरकार रुक गया, मगर वो ये कहकर उनकी उम्मीदें फिर तोड़ देता है कि वो इतने सुस्त हैं कि उसका साथ नहीं दे सकते। वो बाइक पर सवार होता है और निकल जाता है, उन्हें हक्का बक्का छोड़ते हुए। पिछली जिंदगी में स्पेक्स को अचानक लंग डिसीज डायग्नोज हुई थी और वो कुछ ही अरसे बाद मर गया था। हमारा प्यारा लड़का चाहता है कि उसका दोस्त जिंदा और सेहतमंद रहे, भले ही वो फिर कभी गरीबी दोस्त ना बने। जब दूसरा दोस्त गुस्से में यी पर चिल्लाता है, स्पेक्स का मानना है कि अपने सर्द रवैये के बावजूद वो अब भी वही इंसान है।
शंघाई नेशन में रिक्रूट ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक आदमी कहता है कि उसने नए रिक्रूट के बारे में सुना है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। वो कहता है कि तारीफ खुशकुन है, खासकर इतने रिकॉर्ड्स तोड़ने पर। दूसरा आदमी मिस्टर डोंगयांग फिर समझाता है कि वो वहां उसे फॉर्मली रिपोर्ट करने आया है। उस शाम जब हमारा लड़का घर लौटता है, वो माँ से कहता है कि वो अकेली बाहर जाने से गुरेज करें। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो रोज जल्दी घर वापस आएगा और राशन भी लाएगा। वो परेशान है क्योंकि वो जानता है कि माहौल उनके लिए पूरी तरह महफूज नहीं और उसे उनके रहने के लिए बेहतर इंतजाम करना होगा। अवेकनर्स प्रिजन में लिंगांग पहले ही एक शेफ के साथ डील कर रहा है। शेफ उसे बाहर निकलने में मदद करने का वादा करता है। अगले दिन मंगल को ये समझ जाता है कि मेजेस कैसे काम करते हैं। उसे एहसास होता है कि कास्टिंग, वक्त और एलिमेंटल पावर का सही हिसाब लगाना सबसे अहम है। ट्रेनिंग अगले दिन भी जारी रहती है और बाद में स्पेक्स और उसका दोस्त बे को खाने की दावत देते हैं। जैसा कि तवक्को थी, वो साफ मना कर देता है, ये कहकर के उसे जल्दी घर जाना है। ताहम वो उन्हें नसीहत करता है और आर्चर्स के लिए एक खुफिया टेक्निक बताता है। आंचल दोस्त ये सुनकर खुशी से झूम उठता है। जुमेरात तक स्पेक्स क्लिनिक जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि वो खुशकिस्मत है कि जल्दी आ गया। डॉक्टर समझाता है कि एक तेजी से बढ़ने वाला पैरासिटिक ट्यूमर उसके फेफड़ों में बन रहा है और मशवरा देता है कि जल्द अज जल्द बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी का वक्त ले। स्पेक्स शुक्रिया अदा करता है और अपॉइंटमेंट लेने का वादा करता है। जैसे ही वो निकलता है, उसे याद आता है कि बी ने ही उसे लंग्स के बारे में खबरदार किया था। वो सोचता रह जाता है कि उसके दोस्त को कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, जो उसके गिर्द राज को और गहरा कर देता है। उसी वक्त वो एक ग्रुप को होंग के बारे में बात करते हुए सुनता है। होंग ई क्लास लेवल 4 पर पहुंच चुका है और उन्हें लगता है कि वो असेसमेंट में सबसे बेहतर रहेगा। पता चलता है कि उसकी फैमिली का अपना निजी लैब्रिंथ है जो होंग अपनी प्राइवेट आर्मी के हिस्से के तौर पर लेवल अप होने के लिए इस्तेमाल करता है। इस लम्हे उनमें से एक कुछ ऐसा कहता है जो स्पेक्स की तवज्जो खींच लेता है। होंग स्कूल के बाद बे को पिछले वीकेंड वाली बात का सबक सिखाने का प्लान बना रहा है। वो बात करते हैं कि होंग कितना गजबनाक है और वो ही को जान से मारने का प्लान भी बना रहा है। होंग ने खुद को खतरनाक बनाने के लिए हथियार भी उठा लिया है। ये सुनकर स्पेक्स समझ जाता है कि उसका दोस्त शदीद खतरे में है। परेशान होकर स्पेक्स हरकत में आता है और फैसला करता है कि अपने दोस्त की मदद करना सबसे बेहतरीन काम है जो वो कर सकता है। वो स्कूल के हॉलवे में दौड़ता है, उन लापरवाह चालों के बारे में सोचते हुए जो होंग चलने की कोशिश करेगा। स्पेक्स को डर है कि होंग ने ही वो घेरने के लिए अपने गूंज जमा कर लिए होंगे। वो अचानक रुक जाता है, ये एहसास करके कि अगर वो मदद करने की कोशिश भी करे तो वो कितना बेकार होगा। वो पीछे हटने का सोचता है, मगर फिर याद करता है कि यी ने उसकी कैसे मदद की थी। स्पेक्स स्कूल की आर्मरी की तरफ जाता है और अंदर जाने के लिए ताला तोड़ देता है। वो इस हकीकत से लड़ता है कि वो कानून तोड़ रहा है, मगर इस ख्याल को झुठला नहीं सकता कि उसके दोस्त ने उसे बचाया था और उसे एहसान का बदला चुकाना है। वो रैक पर रखे हथियारों को देखता है और एक बड़ी कुल्हाड़ी उठा लेता है। अचानक उसे अपने पीछे चिनियन की आवाज सुनाई देती है जो पूछ रही है कि वो आर्मरी क्यों तोड़ रहा है। स्पेक्स खामोश रहने की कोशिश करता है, मगर चिनियन जोर देती है, पूछती है कि क्या मसला है, क्योंकि वो जल्दबाजी में लग रहा है। लड़का आखिरकार चिल्लाता है कि उसे बी की जान बचाने जाना है। इसी दौरान बी घर वापसी पर नोट करता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो एक गली में पहुंचता है और जो कोई भी है उसे बाहर आने को कहता है। होंग एक तलवार पकड़े हुए जाहिर होता है और खौफनाक लग रहा है। बई को बताता है कि वो यहाँ हिसाब बराबर करने आया है। हमारा लड़का तरस खाती हुई शक्ल बनाकर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसे हरा सकता है। होंग पुर एतमाद जवाब देता है कि वो बई को गिरा सकता है। वो अपनी स्किल एक्सेलरेट इस्तेमाल करते हुए आगे लपकता है, दावा करता है कि पिछले वाक़े के बाद उसने नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की है। तेजी दिखाते हुए होंग एक और स्किल एक्टिवेट करता है ताकि ये के पीछे आ सके। इससे पहले कि वो वार कर पाता, हमारा हीरो फुर्ती से रास्ता बदल लेता है। मौका पाते ही वो होंग को पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। होंग दर्द से गरा उठता है, ये समझते हुए कि बाई की हमला करने की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। उसे यकीन नहीं आता कि ये मुमकिन है। हमारा लड़का उसे बताता है कि सिर्फ वही अकेला नहीं जिसने ट्रेनिंग की है। ये अपना खंजर निकालता है और होंग के सर के पास जमीन में गाड़ देता है। होंग आखिरकार समझ जाता है कि बाई ताकत में उससे बहुत आगे है। अगरचे वो हम उम्र हैं, होंग को एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा शख्स वो है जिसे वो कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। सदमे में होंग चिल्लाता है और पूछता है कि उसका लेवल क्या है। वो मानने से इनकार करता है और जानना चाहता है कि यी ने ये कैसे किया।
होंग बताता है कि उसने सिर्फ लेवल 4 तक पहुंचने के लिए शदीद एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की, जिसमें बहुत मेहनत लगी। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि बाई अब भी उसे तेज है। ये मुस्कुराता है जब होंग अपनी मेहनत का जिक्र करता है और सुकून से पूछता है कि क्या होंग कभी मारा है। गर्दन पर छुरी महसूस करते हुए होंग कहता है कि या तो उसे मार दे या टॉर्चर करे। उसे लगता है कि यी ने हमेशा उसे हकारत से देखा है और हमारा हीरो मानता है कि यह सच है। ताहम वो कहता है कि वो दरअसल होंग से उतनी नफरत नहीं करता। वो मानता है कि वो इम्प्रेस है कि होंग छुपाकर हमला करने या दोस्तों को लाने के बजाय अकेला आया। वो समझता है कि होंग सिर्फ अपनी ताकत आजमाना चाहता था। होंग चीखता है कि अभी मार दो वरना बाद में वो उसे मार देगा। वो नहीं चाहता कि बई उसे समझने का ढोंग करे। बे रुकता है और कहता है कि वो अपने अल्फाज वापस लेता है कि वो उससे ज्यादा नफरत नहीं करता। इस दौरान स्पेक्स और चियान करीब पहुंचकर छुप जाते हैं और हालात का जायजा लेते हैं। वो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि हमारे हीरो ने उनकी मदद के बिना सब संभाल लिया। हमारा लड़का फिर होंग को बताता है कि उसके पास एक डील है। वो समझाता है कि होंग के पास ताकतवर बनने का तरीका है, लेकिन बदले में उसे उसका एक काम करना होगा। अगला दिन जुम्मा आ जाता है। ये असेसमेंट का दिन है। टीचर जमाशुदा स्टूडेंट्स के सामने खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं कि कॉम्बैट सिमुलेशन का वक्त हो गया है। वो वजाहत करते हैं कि अगरचे इसे सिमुलेशन कहा जा रहा है, मगर वो हकीकी लेब्रिंथ में दाखिल होंगे। भले ही लेब्रिंथ की ज्यादातर ताकत सील कर दी गई है, मगर खतरा अभी भी है। वो स्टूडेंट्स को अपनी हैसियत के मुताबिक काम करने की ताकीद करते हैं, क्योंकि अंदर कई खतरनाक मॉन्स्टर्स अभी भी मौजूद हैं। हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट्स को गाइड के तौर पे लगाया गया है। ये सीनियर्स लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हालात खराब हुए तो वो बीच में आएंगे। हर टीम में 4 से 5 स्टूडेंट्स होंगे जिनकी क़यादत एक सीनियर करेगा। स्टूडेंट्स ई क्लास और एफ क्लास डंजन्स के दरमियान चुनाव कर सकते हैं। ताहम ई क्लास डंजन्स कहीं ज्यादा मुश्किल हैं और टीचर खबरदार करते हैं कि जब तक अपनी ताकत पर पूरा भरोसा ना हो कोशिश ना करें। वो मजीद कहते हैं कि चैलेंज में नाकाम होने पर एकेडमिक क्रेडिट्स कट जाएंगे, जिससे अंदाजा होता है कि ये असेसमेंट कितनी संजीदा है। वजाहत खत्म करने के बाद वो स्टूडेंट्स से कहते हैं कि अपना डंजन लेवल चुने। वो उन लोगों को हाथ उठाने को कहते हैं जो ई क्लास डंजन को चैलेंज करना चाहते हैं। चियान और होंग समेत 8 स्टूडेंट्स हाथ उठाते हैं। स्पेक्स हैरान है कि कुछ स्टूडेंट्स इतने खतरनाक डंजन्स में जाने की हिम्मत रखते हैं। टीचर बताते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स को रैंडमली आप एफ क्लास डंजन्स में भेजा जाएगा। चिये नोट करती है कि बाई हाथ नहीं उठाता। उसी लम्हे हमारा हीरो आगे बढ़ता है और टीचर से कहता है कि वो स्कूल के डी क्लास स्पिरिट जे डंजन को चैलेंज करना चाहता है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। टीचर हमारे लड़के को घूरते हैं। इस बेतुकी की दरख्वास्त पर लाजवाब हो जाते हैं। टीचर जल्दी से खुद को संभालते हैं और बाई से कहते हैं कि वो जरूर मजाक कर रहा है, क्योंकि शुरू में कोई भी डी क्लास डंजन चैलेंज नहीं करता। वो फौरन दरख्वास्त रद्द कर देते हैं। तभी जूनियर हाई डिवीजन के डीन आगे आते हैं। वो समझाते हैं कि डी क्लास डंजन्स इंतहाई खतरनाक होते हैं और आमतौर पर उन हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो डी क्लास या उससे ऊपर पहुंच चुके हों। बाई घबराए बिना जवाब देता है कि कॉम्बैट सिमुलेशन रूल्स स्टूडेंट्स को अपना मुश्किल लेवल चुनने की इजाजत देते हैं। वो कहता है कि स्कूल का मकसद डिवाइन गिल्ड के लिए गैर मामूली टैलेंट ढूंढना है और ऐसा टैलेंट बहादुरी और ताकत दोनों से डिफाइन होता है। फिर वो पूछता है कि क्या डीन वाकई उसे ये खूबियां साबित करने के मौके से महरूम करना चाहते हैं। हमारे हीरो की दलील से फंसकर डीन होंगलिंग थोड़ा नरम पड़ते हैं, मगर एक और मसला उठाते हैं। तमाम डंजन्स में टीम के तौर पर दाखिल होना जरूरी है। हमारा लड़का फौरन जवाब देता है कि वो ये अकेला कर सकता है। इस पर डीन गुस्से में ऐलान करते हैं कि स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए सोलो एंट्री स्कूल रूल्स में सख्ती से मना है। जैसे ही मामला रुकने लगता है, चियान हाथ उठाती है और पूरे इत्मीनान से ऐलान करती है कि वो भी डी क्लास डंजन चुनेंगी। उसका चेहरा सख्त और पुरज़म है। साफ तौर पर परेशान डीन होंगलिंग चियान के फैसले पर सवाल उठाते हैं। पूछते हैं कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, और फिक्र करते हैं कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसके बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। शीन पीछे हटने से इनकार कर देती है। समझाती है कि वो सबसे ज्यादा स्कोर चाहती है और अपनी हद चेक करना चाहती है। वो पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ बई की तरफ मुड़ती है और टीम बनाने की ऑफर देती है। उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब वो साफ मना कर देता है। कहता है कि वो अकेला डंजन क्लियर करने का प्लान रखता है।
इससे पहले कि शीन फिर से रिजेक्ट होने पर कुछ बोल पाती, टीचर बीच में आते हैं और ऐलान करते हैं कि उसका इनकार गलत है और उन्हें टीम बनाने पर मजबूर करते हैं। फिर एक और परेशानी जाहिर करते हैं। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के इतने खतरनाक डंजन में जाने पर मुश्किल ही कोई सीनियर स्टूडेंट उन्हें सुपरवाइज करने के लिए वॉलंटियर करेगा। जब ऐसा लग रहा था कि चैलेंज आगे नहीं बढ़ सकता, सीनियर्स के ग्रुप से एक हाथ उठता है। एक पुरकशिश नौजवान प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आगे आता है और कहता है कि वो जाएगा। टीचर सुकून का सांस लेते हैं और कहते हैं कि उसके मौजूद होते हुए वो आखिरकार इत्मीनान कर सकते हैं। हमारे लड़के के पास खड़ी चियान सीनियर को पहचान लेती है और बताती है कि इसका नाम जेलिंग है। वो मजीद बताती है कि ये प्रेस्टीजियस अल्टीमेट स्कूल टीम में शामिल होने वाला था। जैसे ही सीनियर शरारत से मुस्कुराता हुआ करीब आता है, हमारा हीरो सोचता है कि ये शख्स कौन है। जब सेलिंग उसके सामने रुकता है तो हमारा लड़का बस इतना कहता है कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये बात जेलिंग को अजीब लगती है, जो दिल में सोचता है कि भाई ये जाहिल मुरनी से ज्यादा कुछ नहीं, जो अपनी औकात समझाए बिना दिखावा करने के लिए बेताब है। फाइनल टीम तैयार होने पर टीचर सब स्टूडेंट से मुखातिब होते हैं। वो ऐलान करते हैं कि टीम्स बंद नहीं है और कॉम्बैट सिमुलेशन रस्मी तौर पर शुरू हो रहा है। वो बताते हैं कि डंजन के अंदर उनकी प्रोग्रेस को प्रोफेशनल ड्रोन्स लाइव दिखाएंगे, जो उनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। हिम्मत बढ़ाने वाले आखिरी अल्फाज के साथ वो उन्हें बेहतरीन कोशिश करने और सबसे ज्यादा स्कोर लाने का कहते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स अंदर जाने की तैयारी करते हैं, हमारा लड़का पुख्ता इरादे से आगे घूरता है। अवेकेंड एकेडमी एक बड़े फतहशुदा डीमन केव की जगह पर बनी है। वक्त के साथ ये मेन केव स्कूल ग्राउंड्स के अंदर कई छोटे लोअर लेवल पोर्टल्स बनाता है, जिन्हें जूनियर हाई और हाई स्कूल डिविजन्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। ये डंजन्स, जिनकी पावर लेवल्स ज़्यादातर F क्लास से D क्लास तक होती हैं, बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स अपने पोर्टल्स में दाखिल होते हैं, कॉम्बैट सिमुलेशन शुरू हो जाती है। अपने पोर्टल के अंदर बाइची और उनका सीनियर सुपरवाइजर जिंगलिंग ड्रोन के जरिए फॉलो किए जा रहे हैं। हमारा हीरो इस बात से वाकिफ है कि सिमुलेशन ब्रॉडकास्ट हो रही है और उसका हर अमल रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो जानता है कि उसे खुद को काबू में रखना है और अपने सारे राज जाहिर करने से बचना है, खासकर जब अनजान खतरा सामने हो। देखने वाले गॉड्स का सोचते हुए उसे ये डंजन चुनने की वजह साफ याद है। स्पिरिट जेड डंजन में कुछ ऐसा है जिसकी उसे शदीद जरूरत है। टीम एक अंधेरे जंगल में पहुंचती है, एक चट्टान के किनारे पर खड़ी होती है। जिंगलिंग तुरएतमाद अंदाज में बई और ची के बीच खड़ा होता है, कहता है कि परेशान ना हो क्योंकि वो उनकी हिफाजत करेगा। वो शेख ही मारता है कि उसके पास ताकतवर अवेकनर्स के साथ मिलकर अनसील्ड डी क्लास डंजन्स क्लियर करने का भी तजुर्बा है। जैसे ही वो जंगल में गहराई तक जाते हैं, चियान पूछती है कि डी क्लास डंजन में मॉन्स्टर्स कितने ताकतवर हैं। वो बताता है कि उनके लेवल्स E5 से D5 तक होते हैं। ताहम क्योंकि स्कूल के डंजन्स के सबसे ताकतवर दरिंदे सील कर दिए गए हैं, मुश्किल है कि वो किसी असली D क्लास मॉन्स्टर का सामना करें और वहां कोई बॉस नहीं होगा। मुस्कुराहट के साथ वो कहता है कि उन्हें हाई लेवल E क्लास मॉन्स्टर्स को हल्का नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी अटैक पावर और स्पीड खतरनाक हो सकती है। वो याद दिलाता है कि नए स्टूडेंट्स होने के नाते वो अभी कमजोर माने जाते हैं। जीलिंग फिर चीन की तरफ मुड़ता है और वादा करता है कि पॉइंट्स जमा करने के लिए वो लो लेवल मॉन्स्टर्स ढूंढ देगा और यकीन दिलाता है कि वो उसे चोट नहीं लगने देगा। बोलते हुए वो नोट करता है कि बई पहले ही काफी आगे निकल चुका है। जीलिंग रुकता है, उसके रवैये पर उलझन का शिकार होता है और उसे खबरदार करने के लिए आवाज देता है कि वो ज्यादा आगे ना भागे, कहीं किसी मॉन्स्टर को ना छेड़ दे। हमारा लड़का रुकता है और वापस मुड़ता है। रूखेपन से जीलिंग को कहता है कि वो बहुत शोर मचा रहा है, जिससे सीनियर लाजवाब हो जाता है। एतमाद के साथ वो सीनियर से कहता है कि वो पीछे रहें क्योंकि उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीलिंग और चियान बस घूरते रह जाते हैं, जबकि बई आगे बढ़ता रहता है लीड करते हुए। वापस एकेडमी मेन स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए लाइव स्ट्रीम देखने के लिए बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि डंजन्स में हर टीम की प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके। मंजर फिर एक प्राइवेट रूम की तरफ जाता है जहां अल्टीमेट कैंपस वाइस कैप्टन कॉल पर है। वो दूसरी तरफ मौजूद शख्स को, जिसे वो कैप्टन कह रहा है, ब्रॉडकास्ट देखने का कहता है, ये रिमार्क देते हुए कि इस साल की सिमुलेशन गैर मामूली तौर पर दिलचस्प है। मुस्कुराहट के साथ वो जिक्र करता है कि एक जूनियर स्टूडेंट ने D क्लास डंजन को चैलेंज करने का फैसला किया है। एक औरत की आवाज आती है, पूछती है कि स्टूडेंट आपने कौन सा प्रोफेशन अवेकन किया है। वाइस कैप्टन बताता है कि ये सबसे हैरानकुन हिस्सा है। स्टूडेंट एक न्यूक्लियर वॉरियर है जो सबसे कमजोर प्रोफेशंस में से एक है।
ऐसी लापरवाह खुद एतमादी से मुतासिर होकर वो पुरअसरार कैप्टन कहती है कि वो देखना चाहती है कि किस चीज़ ने स्टूडेंट को इतनी हिम्मत दी। फिर सीन दूसरी स्टूडेंट टीम्स की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। एक सील्ड एफ क्लास डंजन में स्पेक्स घबराहट में मॉन्स्टर्स पर चीख रहा है कि दूर रहें। टीम को सुपरवाइज करने वाला सीनियर उससे कहता है कि इतना टेंस ना हो, याद दिलाता है कि उसका रोल सेफ डिस्टेंस से बफ्स देना है। फिर भी स्पेक्स खौफजदा रहता है, कहता है कि सबसे कमजोर एफ क्लास मॉन्स्टर्स भी डरावने हैं। दूसरी तरफ एक सील्ड ई क्लास डंजन में खतरा कहीं ज्यादा है। टीम्स फियर्स फैंग्स के झुंड का सामना कर रही हैं जो एलिमेंटल एनर्जी से भरे भेड़ियों जैसे दरिंदे हैं। होंग की टीम मुश्किल में है, कई मेंबर्स जख्मी होकर जमीन पर गिरे हैं। अपनी टीम को मुसीबत में देखकर होंग ऐलान करता है कि अगर वो नहीं संभाल सकते तो वो खुद इन दरिंदों से निपट लेगा। मुकाबलाबाजी के जुनून में एक फियर्स फैंग पर हमला करता है, चिल्लाता है कि वो बेई से आगे निकल जाएगा। वापस डी क्लास डंजन में हमारे हीरो ने अभी एक ताकतवर हमला किया है। वो सुकून से खड़ा है जबकि आसपास कई खौफनाक दरिंदों की खून आलूद लाशें पड़ी हैं। दूर से जूलिंग और चियान बेयकीनी से देख रहे हैं। चियान उससे सवाल करती है कि उसने ये सब अकेले कैसे किया। परेशान हुए बिना हमारा हीरो लड़की को समझाता है कि इस डंजन में मॉन्स्टर्स सील्ड थे और उनके पास उनकी असली ताकत का सिर्फ आधा हिस्सा था, इसीलिए उन्हें संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं था। चियान तभी भी हैरत में कहती है कि आधी ताकत होने के बावजूद उसने एक वक्त में कई दुश्मनों से लड़ाई की। वो मानती है कि वो उसके लेवल तक पहुंचने से अभी बहुत दूर है। अगले चैलेंज की तरफ मुंह करते हुए हमारा लड़का उसे नसीहत करता है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना बेमकसद है। पुरसुकून और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ वो मशवरा देता है कि वो खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। उसके साफ अल्फाज से खुश होकर चीन चमकदार मुस्कुराहट देती है, अपनी स्पेल बुक को पकड़ते हुए ऐलान करती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। जीलिंग ताहम साइड से देखते हुए जलता है कि ये मगरूर जूनियर लाइमलाइट चुरा रहा है। वो आगे बढ़ता है, अपनी अथॉरिटी जताने की कोशिश करता है और बी को याद दिलाता है कि ये डी क्लास डंजन है और उसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ताहम सीनियर मानता है कि पहली बार के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, लेकिन खबरदार करता है कि डंजन में 3 हिस्से हैं और ये इतना आसान नहीं होगा। वो टैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है, लेकिन यही बात काट देता है। चोक ऑर्डर देता है कि राइट साइड वाले मॉन्स्टर्स को संभाले और कहता है कि वो लेफ्ट साइड देख लेगा। सीनियर जेंगलिंग को शॉर्ट कर। जेलिंग बौखलाया हुआ है और उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। टीम अब एक बड़े घर कैवर्न में खड़ी है जहां हारे हुए जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी हैं और सामने रास्ता 2 सुरंगों में बट रहा है। जैसे ही बाई ने उसे इग्नोर करके सीधा चीन से बात की, जेलिंग का गुस्सा बढ़ने लगा। हमारा मेन कैरेक्टर चीन से पूछता है कि क्या वो दाएं राइट रास्ते पर मौजूद कमजोर मॉन्स्टर्स को अकेले संभाल सकती है। साइड पर खड़ा जेलिंग बस देख सकता है। जूनियर की इस बेअदबी पर अंदर ही अंदर जल रहा है। वो समझता है कि सिमुलेशन का मकसद उनकी इनफरादी सलाहियतों को टेस्ट करना है और चियान को अपनी ताकत खुद साबित करनी होगी। लड़की ऐलान करती है कि वो समझ गई और संभाल लेगी। प्लान बन जाने पर हमारा लड़का अकेला बाएं लेफ्ट रास्ते पर चलता है। चियान और जेलिंग दाएं तरफ जाते हैं। सीनियर का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है और वो बड़बड़ाता है। फैसला करता है कि अगर बाई प्यार से नहीं मानेगा तो उसे सख्ती से सबक सिखाया जाएगा। वापस व्यूइंग रूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स बाई की लाइव फीड हैरत से देख रहे हैं। एक व्यूअर चिल्लाता है कि उसने कितने सारे जानवर पहले ही मार गिराए हैं। एक टीचर पूछता है कि उसका करंट लेवल क्या है और दूसरा जवाब देता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड अभी भी E1 बता रहा है, लेकिन उसका असली लेवल साफ तौर पर ऊपर है। ग्रुप अंदाजा लगाता है कि वो कम से कम E3 होगा या शायद अब E4 भी। वो टीचर जो अवेकनिंग सेरेमनी सुपरवाइज कर रहा था अपने साथियों को समझाता है कि बेइन इन चीन को राइट टनल में भेजना कोई तुक्का नहीं है। वो एलिमेंटल मैचअप्स को गौर से देखता है। फ्लावर एलिमेंट यूजर चीन को स्टेलर एलिमेंट मॉन्स्टर्स का सामना करने भेजा, जिससे उससे कुदरती फायदा मिलेगा। टीचर हमारे हीरो के तेज फैसले और दबाव में भी बेहतरीन टैक्टिकल समझ की तारीफ करता है। ये गवादा याद करते हुए कि वो मायूस नहीं करेगा, टीचर फख्र से मुस्कुराते हैं, एहसास करते हुए कि लड़का शेख ही नहीं मार रहा था। वो दिलचस्पी से स्क्रीन देखते रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे अक्लमंद लड़के ने पहले ही नोट कर लिया था कि स्टेलर टाइप बीस्ट्स ज्यादातर दाएं हाथ वाली गुफा से निकलते हैं। ये जानते हुए कि वो कम लेवल के लायन उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो उसे कहती है कि मुझे मदद करने दो, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी।
डी क्लास होने के बावजूद वो मॉन्स्टर को हराने में उसकी हेल्प करना चाहती है। जब जेलिंग ये सुनता है तो वो सोचता है कि क्या ये लड़की पागल हो गई है, क्योंकि वो अभी जिंदा खाई जाने वाली थी। दूसरी तरफ हमारा हीरो सोचता है कि वो शॉक में होगी, लेकिन वो जल्दी संभल गई। वो फौरन कहती है कि उसने इस लम्हे के लिए काफी मेहनत की है, इसलिए वो मैदाने जंग से नहीं डरेगी। वो यकीन से उसे देखती है कि जब तक वो साथ है वो यहाँ नहीं मरेगी। हीरो मुड़ता है और बताता है कि उसने अपनी स्किल की 3 लेयर्स एक साथ यूज कर ली हैं और उसकी पावर लिमिट में है, इसलिए वो मजीद पावर जाया ना करे। वो मान जाती है। हीरो की पिछली जिंदगी में ची मिडिल स्कूल की ब्राइट स्टूडेंट थी और उसका ख्वाब डिवाइन गिल्ड में ऑफिसर बनना था। वो एक कॉन्फिडेंट और अच्छी लड़की हुआ करती थी। उसने सुना था कि उसका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, मगर इस ताकत के बावजूद वो सबसे अच्छी तरह मिलती थी। अपनी जिम्मेदारी की वजह से वो क्लास प्रेसिडेंट भी बनी थी। फिर हीरो का उससे राब्ता टूट गया और उसने सोचा कि वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रही होगी। इस वक्त बे उस पर पूरा भरोसा कर सकता है। अगर कुछ बुरा ना हुआ तो वो अपनी असली ताकत छुपाते हुए ये टेस्ट क्लियर कर लेगा। उधर जेलिंग उनका मजाक उड़ाता है कि क्या वो दोनों काफ़ी हैं। वो जानता है कि वाइन वॉल मॉन्स्टर को ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगी। वो उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करता है कि असली जंग सिर्फ हौसले से नहीं जीती जाती। जेलिंग को लगता है कि वो डी रैंक बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी स्किल्स बढ़ा दी गई हैं। उसे यकीन है कि वो दोनों जल्द हार मानकर भीख मांगेंगे और उससे मदद की दरख्वास्त करेंगे। इस तरह वो उन्हें बड़ों की इज्जत करना सिखाएगा। फिर डबल हेडेड लायन वॉल तोड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। हीरो ची को अपने पीछे करता है और कहता है कि वो लायन को संभालेगा। क्योंकि ये न्यूक्लियो एलिमेंट है तो उसे सही वक्त पर हमला करना होगा। वो समझ जाती है। जैसे ही लायन उनकी तरफ कूदता है, वो दोनों अलग अलग दिशा में हट जाते हैं। लायन हीरो के पीछे जाता है क्योंकि उसने पहले उसे डैमेज दिया था, इसीलिए लायन का मेन टारगेट वही है। लायन बाई का पीछा करता है और हीरो पानी में कूद जाता है। लायन भी उसके पीछे जाता है। हीरो स्विफ्टनेस स्किल यूज करता है और चियान को वाइन वॉल यूज करने का हुक्म देता है। जब लायन पकड़ा जाता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन चियान उसे और जोर से जकड़ लेती है, यहाँ तक कि उसका बरसर्क मोड खत्म हो जाता है और वो वाइन्स के पॉइजन से कमजोर होने लगता है। हीरो कहता है कि अब ये नहीं भाग सकता और वो दोनों हाईएस्ट स्कोर लेने के लिए टेस्ट खत्म करने का फैसला करते हैं। जेलिंग यकीन नहीं कर पाता कि एक वाइन ने डबल हेडेड बीस्ट को रोक लिया, खास तौर पर जब उसने लायन की ताकत बढ़ाई थी। वो गुस्से में उन दोनों को बुरा भला कहता है। न्यूक्लिमेंट लायन पानी में स्किल्स यूज नहीं कर सकता, जबकि फ्लोरा एलिमेंट पानी में स्ट्रांग हो जाता है। सिंपल काउंटर और अच्छे टीम वर्क से उन्होंने हाई लेवल मॉन्स्टर को हरा दिया। हीरो की लीडरशिप देखकर सबको यकीन हो गया कि वो फर्स्ट प्लेस लेगा। बस अब आखिरी हमला करना बाकी था लायन को खत्म करने के लिए। सबको यकीन था कि रिकॉर्डिंग देखकर गिल्ड उसे हाईएस्ट स्कोर देगी। अचानक लाइव फीड कट जाती है। ये जेलिंग ने किया ताकि बिना वीडियो सबूत के हीरो को स्कोर ना मिले। हीरो और चियन खुश हैं कि वो बच गए। हीरो सारा क्रेडिट ची को देता है क्योंकि उसकी एलिमेंटल ट्रेनिंग अच्छी थी, जिससे वो मॉन्स्टर को पूरी तरह काबू कर सकी। वो ये सुनकर हैरान होती है। जब वो जाने लगते हैं, जीलिंग गुस्से में आता है और कहता है कि ये रस्मी बातें बाद में करना। हीरो उसे कहता है कि जीलिंग अच्छी तरह जानता था कि नए स्टूडेंट्स पर डी रैंक मॉन्स्टर छोड़ने का क्या नतीजा होगा। जीलिंग फिर वही पुरानी बात करता है। वो कहता है कि वो लड़की की मदद कर रहा था और किसी ने उसे हटने को नहीं कहा। हीरो तंज करता है कि जेलिंग की आर्चरी स्किल्स बकवास हैं, अगर ये उसका बेस्ट निशाना था। चियान भी कहती है कि तभी वो एलीट स्क्वाड में नहीं जा सका। अपनी बेइज्जती सुनकर वो हीरो पर हमला करने मुड़ता है, लेकिन हीरो का ऑरा देखकर डर जाता है और कहता है कि वो बदला बाद में लेगा। जब वो जाता है, उन्हें एहसास होता है कि सीनियर की पर्सनालिटी कितनी घटिया है। हीरो नीचे झुका होता है। वो सोचती है ये क्या कर रहा है। वो टूटा हुआ कैमरा पकड़ा होता है। सीनियर ने उसे तोड़ दिया था ताकि स्कोर रिकॉर्ड ना हो, लेकिन वो जानता है कि सीनियर को वापस आने के लिए परमिट चाहिए होगा। इससे हीरो को वक्त मिल गया। वो मुस्कुराता है कि सीनियर ने बुरा करने की कोशिश में उसका भला कर दिया, अब वो वही करेगा जो उसे करना था। ये सुनकर चियान डर जाती है कि वो क्या करने वाला है। कुछ देर बाद एक बड़ा रेड पोर्टल खुलता है और हीरो उसके सामने खड़ा होता है। वो उससे वादा लेता है कि किसी को ना बताए। वैसे भी कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। वो और परेशान हो जाती है कि ये क्या प्लान कर रहा है। फिर हीरो को फ्लैशबैक याद आता है, जहां वो बदले में कुछ मांग रहा था
और बता रहा था कि सील ब्रेकिंग स्टोन उसके अंकल के पास है। हमारा हीरो समझता है कि वो स्पिरिट जेड लैबिरिंथ लेगा और उसे अनसील करेगा। ये खबर सुनकर वो हैरान रह जाती है और चिल्लाकर रोकने को कहती है, क्योंकि लैबिरिंथ में डी क्लास बीस्ट कैद हैं। अगर सील टूटी तो हाई लेवल बीस्ट बाहर निकलकर फैल जाएंगे। उसे परवाह नहीं कि वो क्या कह रही है, पर यकीन दिलाता है कि सील से उनकी ताकत कम हो चुकी है। वो अभी भी परेशान हैं क्योंकि वो दोनों इतने सारे डी क्लास मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते। लेकिन वो सुकून से फिर यकीन दिलाता है कि ये वो दोनों नहीं होंगे, सिर्फ वो अकेला होगा और काफी है। अचानक उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है जो उसे हिला देता है। चियान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता जब पता चलता है कि वो भी एक मेज है। हमारा हीरो उसे एग्जिट के पास रहने को कहता है जब डी रैंक मॉन्स्टर्स टूटी हुई सील से बाहर कूदने लगते हैं। मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आते देखकर वो फिक्रमंद हो जाती है और चिल्लाती है कि वो अपना ख्याल रखे। फौरन ही वो क्लाउड एलिमेंट मैजिक में स्विच करता है और अपनी स्किल फ्लैश फ्रीज यूज करता है। चियान बिल्कुल दंग रह जाती है जब हमारे लड़के को रेड क्वालिटी प्रोफेशन यूज करते देखती है। वो जानती है कि उसके लिए एक शेर को कंट्रोल करना भी मुश्किल था, फिर भी हीरो ने 3 को एक साथ कंट्रोल कर लिया, उन्हें वहीं जमा दिया। लेकिन हमारा लड़का होशियार है, उसे पता था कि ये मॉन्स्टर्स इतने वक्त से बंद थे। मौका मिलते ही सब एक साथ बाहर निकल आएंगे। फिर वो उसे बताता है कि उसे बड़ी जगह चाहिए और वो मान जाती है। उसके बाद कुछ डी रैंक मॉन्स्टर्स लेपर्ड्स बाहर निकलते हैं और हीरो की तरफ कूदते हैं। वो जानता है कि लंबे अरसे तक सील रहने की वजह से इनकी ताकत आधी रह गई है, बावजूद इसके कि वो डी रैंक मॉन्स्टर्स हैं। वो अपनी मेज स्किल फ्लैश फ्रीज यूज करता है जो हवा से बर्फ बनाकर दुश्मनों को जमा देती है। पहला कदम हमेशा इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना होता है। फिर बाई अपने पीछे एनर्जी महसूस करता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक फायर सेबर टूथ डी क्लास मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है, तो वो फौरन न्यूक्लियर वॉरियर में स्विच करता है। ये उस पर चुपके हमला करने की कोशिश थी, लेकिन वो सामना करने के लिए तैयार है। वो वापस क्लाउड एलिमेंटल मेज में स्विच करता है और इस मॉन्स्टर को भी जमा देता है। चियान का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो पलक झपकते ही अपने प्रोफेशंस बदल लेगा। अब जब वो उसे हिलते हुए देखती है तो साफ हो जाता है कि वो एलिमेंट रूम क्यों जाना चाहता था। वजह ये थी कि एलिमेंटल रेजिस्टेंस की ट्रेनिंग की जाए। वो जानती है कि मैजिक के बेसिक्स ये हैं कि नेचुरल फोर्सेस की शक्ल में एनर्जी यूज की जाए या उसी एलिमेंट की चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए। पहले वो सोचती थी कि मैजिक पावर जितनी ज़्यादा होगी, बंदा उतनी बार स्पेल कास्ट कर सकता है जो उनकी ताकत के हिसाब से होता है। क्योंकि एलिमेंटल पावर नेचर से आती है तो ये जंगली और काबू में करना मुश्किल होती है, लेकिन जैसे वो उसे देखती है आसानी से बता सकती है कि दुश्मन की ताकत पर काबू पाना अपनी ताकत पर काबू पाने से ज़्यादा ज़रूरी है। इससे उसे एहसास होता है कि सिर्फ एलिमेंटल पावर को पूरी तरह कंट्रोल करके ही वो अपने मूव्स के वेरिएशंस निकाल सकते हैं। एक बेसिक मूव को ऐसे रिसोर्स में बदलना जो कई वेरिएशंस रख सके। उसे मॉन्स्टर से इतनी सफाई से लड़ते देख आखिरकार एहसास होता है कि हमारे लड़के ने ये ताकत मास्टरी के जरिए हासिल कर ली है। ची वहां खड़ी इस सोच में घिर जाती है कि वो सब काफी पहले ही पीछे रह गए थे, जबकि उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो उसे देखती है और सोचती है कि वो कितना कूल है। उसके बाद एक स्पिरिट जेड लैब्रिंथ लॉर्ड बाहर आता है जिसका नाम हेल मैमथ है। हालांकि उसके एट्रीब्यूट्स भी आधे हो चुके हैं। जब हमारा लड़का लॉर्ड को बाहर आते देखता है तो लगता है जैसे वो उसका इंतजार कर रहा था। फौरन ही लॉर्ड बाकी मॉन्स्टर्स को जमा हुआ देखकर धार मारता है। वो बाई की तरफ कूदता है और वो तेजी से न्यूक्लियर वॉरियर में स्विच करके मैमथ पर क्रिटिकल हिट लगाता है। जब हमारा लड़का हमले के बाद खड़ा होता है, वो सोचता है कि सील होने से मैमथ की ताकत आधी रह गई है, जो लेवल 10 मंकी का भी मुकाबला नहीं कर सकती। सर पर गहरा जख्म खाने के बावजूद मैमथ अभी भी लड़ने की हिम्मत रखता है और फिर से हमारे लड़के की तरफ भागता है। हमारा हीरो अपनी जगह से कूदता है और मैमथ पर कई क्रिटिकल हिट्स लगाता है। मैमथ अब कमजोर लग रहा है और हमारा लड़का सैंक्चुरी में स्विच करता है और टाइटल 1 अगेंस्ट 100 एक्टिवेट करता है। मैमथ के दांत कट जाते हैं जिससे वो दर्द में चिल्लाता है, जबकि बाकी मॉन्स्टर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। मैमथ भी जल्द ही उनके साथ शामिल हो जाता है और हार जाता है। हमारे लड़के का सिस्टम उसे बताता है कि उसने फियर्स बोन्स पॉइंट्स और एक हाई ग्रेड मटेरियल किंग्स फैंग हासिल किया है जो उसके हाथ में चमकता है। ये उसके जिस्म में जज्ब हो जाता है और अगली चीज़ जो उसे मिलती है वो रेजोनेंट किंग स्टोन्स हैं, जिससे वो खुश होता है क्योंकि वो हमेशा ये हासिल करना चाहता था। हमारे लड़के को
एट्रीब्यूट पॉइंट बोनस मिलता है। उसका क्लाउड एलिमेंट मेज लेवल 11 और न्यूक्लियर वॉरियर लेवल 13 हो जाता है। वो देखता है कि मेज क्लास भी डी क्लास है। उसका टाइटल 1 अगेंस्ट 100 अपग्रेड होकर 1 मैन आर्मी बन गया है, और जब वो अकेले अपने दुश्मनों का सामना करेगा तो उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ जाएंगे। चियन खामोशी से खड़ी रहती है जब हमारा लड़का उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसे याद है जो उसने पहले कहा था। वो भी फ्लोरा एलिमेंट मेज लेवल 7 में अपग्रेड हो गई है, जो उसे ई क्लास बनाता है। इसी दौरान स्क्रीन्स के पीछे सब लोग एनर्जी फ्लक्चुएशन में अचानक इजाफे से घबरा जाते हैं, ये जानते हुए कि अगर सील सच में टूट गई तो तबाही मच जाएगी। वो फौरन अंदर भागते हैं और पछताते हैं कि उन्हें वहां किसी को गार्ड के लिए छोड़ना चाहिए था। सीनियर अंदर आता है, जो उन्हें हैरान कर देता है क्योंकि उसे वहां अंडर क्लासमैन की हिफाजत करनी चाहिए थी। हालांकि वो सब उसके पास से गुजर जाते हैं, ये जानते हुए कि अगर वक्त पर नहीं पहुंचे तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। सीनियर हिल जाता है जब सुनता है कि सील टूट गई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश है ये सोचकर के कर्मा ने आखिरकार हमारे लड़के को पकड़ लिया। जैसे ही बाकी लोग अंदर भागते हैं, वो बाई और चियान को आवाज देते हैं। टीचर्स उन दोनों को सही सलामत देखकर हैरान और पुरसुकून हो जाते हैं, और हमारा लड़का पूछता है कि टीचर अंदर क्यों है। टीचर सील को देखता है और पता है कि वो अभी भी सही है, जो उसे हैरान कर देता है। इससे उन्हें लगता है कि मशीन ने फिर से गलत रिपोर्ट दी थी। बाद में 29 मई को वाइस कैप्टन के पास सीनियर आता है और पूछता है कि क्या जो मटेरियल्स उसने दिए थे वो टीम में आखिरी स्पॉट के लिए काफ़ी थे। वाइस कैप्टन आंख मारता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है कि किसी और को कैप्टन ने पहले ही चुन लिया है। ये खबर हमारे लड़के पर बिजली बनकर गिरती है। वो सोचता है कि किसको चुना गया है, क्योंकि ये स्पॉट सबसे काबिल शख्स के लिए रखा गया था। वो सोचता है कि क्या उसकी स्किल्स और बैकग्राउंड काफ़ी नहीं है, लेकिन अनलियल बताता है कि उन्हें सबसे काबिल शख्स मिल गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि बाई है। उसी दिन शाम को चैन जिन वू, जो एक इंस्पेक्शन टीम इन्वेस्टिगेटर है, अपने साथ बैठे शख्स को कहता है कि वो मजीद मुसीबत ना खड़ी करे, क्योंकि उसने उसे जल्दी बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ किया है। वो आदमी नूडल्स खाता है और हाँ में सर हिलाता है। फिर चेन जिन वू बताता है कि कैप्टन होंग अगले जुम्मे को आ रहा है। सोच रहा है कि क्या उसे पता है कि उसे क्या काम करने हैं। अचानक उसका फोन बजता है और वो कॉलर से परेशान होता है। वो कॉलर को बताता है कि वो पहले यूनिट वापस जाएगा और उस आदमी को भी जल्दी घर जाने को कहता है। चन जिन वो चला जाता है, जबकि वो आदमी जाने से पहले तंज करते हुए उसकी बात दोहराता है। उस आदमी के चेहरे पर शैतानी लुक है और वो इन्वेस्टिगेटर की बात नहीं मानता। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बिंग शेंग है, प्रोटैगनिस्ट का बाप। वो हीरो के घर जाता है, जहां वो दोनों की गैर मौजूदगी पर गुस्से से चिल्लाता है। गुस्से में वो एक स्टूल तोड़ देता है, क्योंकि उन्होंने कामयाबी से उससे कुछ छुपाया था। वो ग्लास पर मुक्का मारता है, इस इरादे से कि वो बाई को पछताने पर मजबूर कर देगा। दूसरी तरफ वो रेजोनेंट जेट अपनी माँ को देता है, आधा हिस्सा उन्हें देकर। वो उन्हें कहता है कि इसे हर वक्त अपने पास रखें, जैसे वो अपना हिस्सा गले में पहनता है। वो बताता है कि अगर वो कभी खतरे में हों तो बस इस जेट को तोड़ दें, और उसका जेट महसूस कर लेगा और वो फौरन उनके पास आ जाएगा। इस जेट के बिना वो उन्हें अकेला छोड़कर सुकून महसूस नहीं कर सकता। पहले जितना उसे याद है, उसने कभी अपनी माँ को कोई हार या जेवर मिलते नहीं देखा, जिसका मतलब है कि उनके पास कभी वो चीज़ नहीं थी जो एक औरत एंजॉय कर सके। वो उसे कहती हैं कि वीकेंड पर उनकी फिक्र ना करे, और कहती हैं कि इस उम्र में उसे दोस्तों के साथ घूमना चाहिए। वो मुस्कुराता है और कहता है फिक्र ना करे, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं। वो और परेशान हो जाती हैं कि किसी को दोस्तों की ज़रूरत कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो उसके लिए अहम हो। उसका ध्यान फौरन उन लोगों की तरफ जाता है जो उसके लिए सबसे अहम है, लेकिन उसे यकीन नहीं कि वो इस जिंदगी में कभी उनसे मिल पाएगा। रात के तकरीबन 12 बजे वो वाइल्ड डी क्लास लैब्रिंथ चाहता है, क्योंकि अब उसे जाड़े की फिक्र नहीं करनी। वो सुकून महसूस करता है। ये लैब्रिंथ एक छुपा हुआ लैब्रिंथ है, और ये सिर्फ आधी रात को थोड़ी देर के लिए खुलता है और 1 बजे बंद हो जाता है। तो वो जानता है कि वक्त बहुत ज़रूरी है। अभी उसे खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करना है, जैसे वो लैब्रिंथ में गहराई तक जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में वो पहले ही टॉप टियर वॉरियर बन चुका था। फिर उसका सामना एक डी क्लास वाइल्ड ऑर्किड से होता है, जिसके साथ एक ब्लड डिवावरिंग फ्लावर भी है। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है, जहां वो बस बेबस होकर अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख सकता था। फिर वो ब्लड डिवावरिंग फ्लावर पर हमला करता है और एक ही वार में उसे ख़त्म कर देता है। उसे ब्लड पेटल नाम का आइटम मिलता है।
वो सोचता है कि उसकी माँ ने दोस्तों के बारे में क्या कहा था, लेकिन उसे दोस्तों का कोई फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि एक वक्त आएगा जब गॉड्स अपनी मर्जी करेंगे और वो सब फिर भी बुरी तरह मारे जाएंगे। फिर वो दूसरे मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसके सर पर क्रिटिकल ब्लो मारता है ताकि और ताकतवर बन सके। वो वाइल्ड ऑर्किड को कामयाबी से मार देता है, ये जानते हुए कि उसे अभी भी अपनी स्पीड पर काम करना है और तेज होना है। वो लैबिरिंथ में लगातार लड़ता है, ये जानते हुए कि उसे बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है। चेहरे पर खतरनाक लुक लिए वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने का इरादा रखता है। अभी वो जानता है कि वो उस आदमी को अकेले हराने के लिए काफी ताकतवर नहीं है, तो इस बात का कोई चांस नहीं कि वो एक ऐसे जीनियस को हरा सके जो बचपन से गोल्डन आर्चर रहा है। इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं लेगा और सब दुश्मनों का सामना करेगा ताकि और ताकतवर, तेज और बेहतर बन सके। वो लैबिरिंथ में और अंदर जाता है, अपनी ब्लेड और स्किल सैंक्चुरी यूज करते हुए, और कई ब्लड डिवाउरिंग फ्लावर्स और वाइल्ड कॉप सॉकेट्स को कामयाबी से मारता है और कई पॉइंट्स हासिल करता है जो सिस्टम उसे बताता है। उसका ऑरा तेजी से फैल रहा है। अगले 20 मिनट में लैबिरिंथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तो उसे लॉर्ड को जल्दी खत्म करना होगा। 12:39 AM पर वो लॉर्ड के सामने जाता है, जबकि लॉर्ड उससे बात करता है और कहता है कि ये उसका इलाका है जो हमारे लड़के को कंफ्यूज कर देता है। लेकिन इससे पहले कि हमारा हीरो कुछ कर सके, लॉर्ड फौरन दरख्त के ऊपर से उसके पीछे आ जाता है। ये लॉर्ड लेवल 20 D क्लास लॉर्ड है जिसका नाम यॉमिंग है। जैसे ही यॉमिंग अपने मुक्के से उस पर हमला करने वाला होता है, हमारा लड़का अपनी ब्लेड यूज करता है और उसका हाथ काट देता है। लेकिन लॉर्ड डरता नहीं, क्योंकि उसका हाथ फौरन सेल्फ हील हो जाता है उसकी स्किल की वजह से। ये स्किल देखकर हमारा लड़का याओमिंग की स्ट्रॉन्ग हीलिंग ताकत देखकर हिल जाता है। फिर याओमिंग अपना मुक्का जमीन पर मारता है। हमारा लड़का इधर उधर देखता है और फिर वही मॉन्स्टर्स पाता है जिन्हें उसने पहले खत्म किया था। वो समझ नहीं पाता कि ये मॉन्स्टर्स कैसे जिंदा हो रहे हैं और उसकी तरफ कूद रहे हैं। वो कंफ्यूज है कि एक D क्लास लॉर्ड के पास दूसरों को जिंदा करने की ताकत कैसे है। अचानक कोई चीज उसे पीछे से चुभती है और जब वो मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि याओमिंग का जुड़वा भाई टी वूमिंग ने उसे खंजर मारा है। उसे पीछे से निशाना बनाया जब वो दूसरे लॉर्ड और मॉन्स्टर्स से निपटने में मसरूफ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 2 लॉर्ड्स मिलकर उसे पूरी तरह घेर लेंगे। घड़ी में 1 बजते ही लैबिरिंथ का दरवाजा बंद हो जाता है, जबकि बाहर तेज बारिश हो रही होती है। शाम के तकरीबन 6 बजे उसकी माँ परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को एक और दिन से नहीं देखा। उन्होंने कई मैसेजेस छोड़े हैं, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा। उन्हें एहसास होता है कि वो ज़रूर फिर किसी खतरनाक जगह गया होगा, जैसे पिछली बार, और उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। खतरा उनके आसपास मंडला रहा है जब बिंगशेन नशे में उनका पीछा करता है, जबकि तूफानी बारिश जारी है। वो गुस्से में है कि उन दोनों ने उसकी गैर मौजूदगी में अलग जगह किराए पर ली, ये सोचते हुए कि वो अकेले मज़े करना चाहते थे। वो अपार्टमेंट को देखता है, बिल्डिंग को घूरता है और शराब की बोतल गिरा देता है। जैसे ही उसकी माँ बिल्डिंग से बाहर कदम रखती हैं, उनकी नज़र बिंगशेन से मिलती है और उन्हें एहसास होता है कि वो अब पूरी तरह फंस चुकी हैं। इसी दौरान हमारा लड़का थका हुआ महसूस करता है जब मॉन्स्टर्स की 5वीं लहर मरने के बाद भी जिंदा हो जाती है। वो ऐसे उठ खड़े होते हैं जैसे कभी मरे ही ना हों। वो फिर से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो अपनी ब्लेड से उन्हें काट देता है। फिर भी वो जानता है कि बार बार उन्हीं मॉन्स्टर्स को मारने से जो जिंदा होते रहते हैं, उसे कोई एक्सपीरियंस या आइटम्स नहीं मिलेंगे और उसे इस लगातार रेजरेक्शन की वजह ढूंढनी होगी। वो जानता है कि उसे लॉर्ड्स को खत्म करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ छोटे मॉन्स्टर्स नहीं है जिनके पास अपनी रिजेनरेटिव ताकत है, ये उन्हें लॉर्ड्स ने दी है। तो वो एक लॉर्ड पर हमला करता है और कई क्रिटिकल स्ट्राइक्स मारता है। फिर भी इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो फौरन हील हो जाता है, चाहे वो जितना भी मारे। हत्ता कि अगर वो उनके सर भी काटते, वो फौरन खुद को ठीक कर लेते हैं। अब उसे हार मानने का ख्याल आता है, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जबकि मॉन्स्टर्स लगातार जिंदा हो रहे हैं और अपने साथियों को हील कर रहे हैं। वो जानता है कि एक S रैंक या हाई लेवल हीलर भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन लॉर्ड्स को इतना ताकतवर क्या बना रहा है, या क्या कोई ऐसी जगह है जहां बहुत सारी हीलिंग एनर्जी जमा है। सिर्फ यही नहीं, जब लॉर्ड हमारे लड़के पर हमला करता है, वो नोटिस करता है कि लॉर्ड लड़ाई के दौरान उसके मूव सीखने लगा है। साथ ही लॉर्ड भी मानता है कि हमारा लड़का काफी ताकतवर है। अचानक उसे वो जगह मिल जाती है जो लॉर्ड्स और मॉन्स्टर्स को लगातार ताकत दे रही है। ये एक फ्लोरा एलिमेंट लैबिरिंथ है और वो बड़ा दरख्त जो उसे मिलता है वही इस एनर्जी का जरिया है।
फौरन बाई उसकी तरफ भागता है, ये जानते हुए कि लॉर्ड सिर्फ इसलिए हील हो रहे हैं क्योंकि ये दरख्त उन्हें बहुत ज्यादा ताकत दे रहा है। जब लॉर्ड देखता है कि हमारा लड़का दरख्त की तरफ जा रहा है, वो उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन हमारा लड़का समझ जाता है कि उसे दरख्त काटना होगा ताकि वो उन्हें मार सके। जैसे ही वो दरख्त काटता है, दोनों लॉर्ड्स उसे रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन हमारा हीरो उन्हें वहीं फ्लैश फ्रीज कर देता है और फिर न्यूक्लियर। वॉरियर मेन स्विच करता है। वो अपनी ब्लेड लॉर्ड्स पर चलाता है और एहसास करता है कि वो सही था। दरख्त को ख़त्म करने से उसे एक लॉर्ड को मारने में मदद मिली, क्योंकि वो दोबारा हील या जिंदा नहीं हो सका। उसे कई आइटम्स मिलते हैं जिनमें स्पिरिट ग्रास शामिल है जो हीलिंग में मदद करती है। बाई दूसरे लॉर्ड की तरफ मुड़ता है, अपनी ब्लेड्स उसकी तरफ करता है और हमले के लिए तैयार होता है। लॉर्ड अपना तरीका बदलता है और प्रोटैगनिस्ट से मारने की भीख मांगता है। ये उसे हैरान करता है। वो सोचता है कि क्या लॉर्ड जीने की चाहत खो चुका है क्योंकि उसका भाई मारा गया है। अगर यही बात है तो हमारा लड़का लॉर्ड को उसके जुड़वा भाई से मिलाना चाहता है और उसे भी मार देता है। इनाम के तौर पर उसे पॉइजन थॉर मिलता है जो पॉइजन पियर सेल बनाने में काम आता है। उसका सिस्टम फिर बताता है कि वो न्यूक्लियर वॉरियर में लेवल 15 और क्लाउड एलिमेंट मेज में लेवल 13 पर पहुंच गया है। इसके अलावा उसे स्टैट बोनसेस भी मिले हैं। जैसे ही उसने बॉसेस को मारा, गुफा का रास्ता फिर खुल गया। सिस्टम उसे खबर देता है कि फ्लोरा एलिमेंट अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंच चुका है और वो जल्द ही एक नई क्लास अवेकन करने वाला है। बई फ्लोरा एलिमेंट को मैक्स आउट होते देखकर हैरान है। अब वो सोचता है कि इस बार उसे किस किस्म की क्लास मिलेगी। अचानक वो फ्लोरल ऑरा में घिर जाता है और सिस्टम बताता है कि उसने इसे कामयाबी से हासिल कर लिया है। पहले उसे रेड कलर क्लास मिली थी और वो सोच रहा था कि इस बार क्या मिलेगा, लेकिन उसे ब्लू कलर क्लास मिलने पर मायूसी होती है, जो बताता है कि वो ई लेवल फ्लोरा एलिमेंट समनर है। वो खुद को तसल्ली दे पा रही समनर क्लास की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिससे वो मेन स्किल्स के बारे में सोचने लगता है। सिस्टम दिखाता है कि उसे फ्लोरल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट और फ्लावर बेड नाम की पैसिव स्किल मिली है। वो फ्लोरल कॉन्ट्रैक्ट पर टैप करता है, जिससे उसे फौरन एहसास होता है कि जो 2 लॉर्ड्स उसने अभी मारे हैं वो सही मकसद पूरा कर सकते हैं। बाई उनकी स्पिरिट्स के पास जाता है और फ्लोरल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करता है। उसके बाद वो रूहों को अपने पास आने को कहता है और वो उसकी बात मानती हैं। जब बिलिंग हमारे हीरो के घर के बाहर खड़ा होता है तो अचानक उसका फोन बजने लगता है और वो चिढ़ जाता है कि इतनी रात का कौन कॉल कर रहा है। वो कॉल उठाता है तो पता चलता है कि ऑफिसर चेन है, जो उसे शेफ होंग की दावत में जाने को कहते हैं। बिंग शांग तोहफा तैयार करने का वादा करता है और अपने बॉस को यकीन दिलाता है कि वो गिल्ड में वापस आने का मौका जाया नहीं करेगा। वो फोन रखता है और अच्छे दिन के बाद अपनी बहन से मिलने का फैसला करता है। इसी दौरान हमारे हीरो की माँ बारिश में बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही हैं। उन्हें खड़ा देखता है और वापस अंदर ले जाता है। बाई की माँ अपने कंगन को घूरती हैं, सोचती हैं कि कैसे उनके बेटे ने बिना कुछ कहे उन्हें मदर्स डे का तोहफा दिया। वो बोल नहीं सकती, लेकिन अपने बेटे के बारे में सब जानती हैं। हमारा हीरो अपने कमरे में लेटा 3 क्लासेस के बारे में सोच रहा है, ग्रीन वॉरियर, ब्लू समनर और रेड मेज। 2 कॉम्बैट क्लासेस पहले ही डी क्लास तक पहुंच चुकी हैं। हमारा हीरो अपने स्टैट्स को देखता है, जहां सिर्फ ब्लू समनर ई क्लास पर है। अपनी क्लासेस डी रैंक पर होने के बावजूद हीरो को लगता है कि ये काफी नहीं। उसका दुश्मन 21 तारीख को कैद हुआ था और अब काफी दिन हो गए हैं। हालांकि रिहाई में 5 दिन बाकी हैं। हमारा हीरो जानता है कि उसका दुश्मन गार्ड को रिश्वत देकर जल्दी निकल सकता है, इसीलिए उसने एहतियातन आर्टिफैक्ट्स तैयार किए हैं। अगली सुबह बाई गेट पर खड़ा होता है, ये जानते हुए कि छुपने से मसला हल नहीं होगा। वो ट्रेनिंग पिलग्रिमेज से पहले मामला हल करने का फैसला करता है। हमारा हीरो डी क्लास हिडन लैबिरिंथ्स को संडे दोपहर तक क्लियर करता रहता है। वो फारिग बैठने से इनकार करता है और जल्द अज जल्द सी क्लास तक पहुंचने के लिए मेहनत करता है। वो एक और डंजन में जाता है और संडे रात तक उसे क्लियर करता है। सारा दिन लैबिरिंथ्स फतह करने के बाद उसे लेवल अप की नोटिफिकेशन मिलती है और सिस्टम दिखाता है कि उसने नया टाइटल लोन वुल्फ हीरो अनलॉक किया है, अपने बराबर लेवल के लैबिरिंथ को अकेले 10 बार फतह करके। हमारे हीरो को हीरोज की मिली है। सिस्टम दिखाता है कि कुछ शर्तें पूरी करने के बाद वो वॉरियर्स टावर अनलॉक कर सकता है। अगली सुबह अकेडमी ऑफ द अवेकेंड जूनियर हाई डिवीजन में टीचर जोश के साथ स्टूडेंट्स को असेसमेंट रिजल्ट सुनाती हैं। वो ऐलान करती हैं कि बाई ई और चियन ने पूरे स्कूल में पहली और दूसरी पोजीशन ली है। बाई की रिकॉर्डिंग हेडक्वार्टर्स भेजी गई थी और उसे तारीख का सबसे बेहतरीन स्कोर करार दिया गया। तो बाई ई और चियन ने ट्रेनिंग पिलग्रिमेज के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है और हमारे हीरो की परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें
डिवाइन क्लान से मिलने का मौका भी मिलता है। क्लास के सारे स्टूडेंट्स इस इनाम पर दंग रह जाते हैं, क्योंकि एक डिवाइन ऑफिसर को भी डिवाइन क्लान से मिलने की गारंटी नहीं होती। हमारा हीरो भी खुश है कि वो सीधा क्लान से मिल सकेगा। उसके क्लासमेट्स मिन्नतें करते हैं कि कामयाब होने के बाद वो उन्हें भूल ना जाए, जबकि दूसरा क्लासमेट उसकी जीत पर फख्र करता है। इसी दौरान डीन के ऑफिस में डीन होंग चांग से पूछते हैं कि क्या वो वाकई विनर्स के साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका बाप काफी मुश्किलों के बाद वापस आया है और वो हेडक्वार्टर्स जाने का बहाना बनाकर ट्रेनिंग पिलग्रिमेज पर साथ जा सकता है। हालांकि स्टूडेंट अपने उसूलों पर कायम रहता है कि वो सिर्फ तीसरे नंबर पर आया और वो जाने का हकदार नहीं, और वो नहीं चाहता कि लोग सोचें कि वो हर चीज के लिए अपने बाप पर इन्हिसार करता है। डीन होंगचोंग के उसूलों से मुतासिर होते हैं और काश उसका बाप उसकी ग्रोथ देख सकता। फिर स्टूडेंट डीन से मदद मांगता है कि उसे बैक माउंटेन पर सील्ड डी क्लास लैबिरिंथ में जाने की इजाजत मिले ताकि वो और ताकतवर बन सके। दूसरी तरफ सीनियर लड़का खुद को ट्रेनिंग पिलग्रिमेज पर जाने का हकदार समझता है, क्योंकि वो जेड फैमिली का अकेला वारिस है। एकेडमी प्रिंसिपल जुनकिंग अपने भतीजे से पूछते हैं कि उसने इतनी जल्दबाजी क्यों की और कॉम्बैट टेस्ट में वो सब क्यों किया। प्रिंसिपल जेड पूछते हैं कि उसने जूनियर स्टूडेंट्स को धोखा देने के लिए मॉन्स्टर को ताकतवर क्यों बनाया। वो गुस्से में मेज पर हाथ मारते हैं कि क्या वो वाकई समझता था कि इंचार्ज लोग इतने बेवकूफ हैं कि उसकी चालें नहीं समझेंगे। अगर जेड ना होते तो उनका भतीजा स्कूल से निकाल दिया जाता। प्रिंसिपल का गुस्सा देखकर सीनियर घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन फिर प्रिंसिपल जेड उसे खड़ा होने का हुक्म देते हैं और बताते हैं कि उसकी हरकतों की वजह से बड़े अफसरों ने बाई यी को नोटिस किया और उन्हें लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। प्रिंसिपल सीनियर को बताते हैं कि इंचार्ज लोगों को लगता है कि हमारे हीरो में कुछ अजीब है, उसकी ग्रोथ बहुत गैर मामूली लगती है, इसीलिए डिवाइन क्लैन से कोई उससे खुद मिलना चाहता है। सीनियर को ट्रेनिंग पिलग्रिमेज पर जाने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे अपना गुस्सा छोड़ना होगा और आजिज़ी दिखानी होगी, वरना प्रिंसिपल उसे बचा नहीं पाएंगे। वो ट्रेनिंग पिलग्रिमेज के लिए जोश में आ जाता है और बाई और हेली पर हाथ डालने के लिए बेचैन है। इसी दौरान क्लासरूम में हीरो का क्लासमेट एलीट स्कूल स्क्वाड के इनविटेशन लेटर को घूरता है। उसकी आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं, ये देखकर कि एकेडमी का सबसे ताकतवर स्क्वाड हमारे हीरो को बुला रहा है। एलीट स्कूल स्क्वाड ज्वाइन करने का मतलब है कि हमारा हीरो बिना एग्जाम के सीधा डिवाइन गिल्ड ज्वाइन कर सकता है। ये एकेडमी के इकलौते गोल्डन असैसिन ने बनाया था और हर कोई इसमें शामिल होने के लिए पागल था। एलीट स्कूल स्क्वाड एक हाई स्कूल डिवीजन स्क्वाड है, तो सब हैरान हैं कि वो जूनियर हाई स्टूडेंट को बुला रहे हैं। क्लासमेट्स दंग हैं, लेकिन हमारा हीरो आराम से इनवाइट पकड़ता है और डस्टबिन में फेंक देता है। सब हैरान हैं कि बाई एलीट स्कूल स्क्वाड को रिजेक्ट कर रहा है और वो उन्हें कहता है कि वो पहले जा रहा है। क्लासमेट उदास होता है कि बाई ने इतना बड़ा मौका छोड़ दिया, लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि वो पहले ही जानते हैं कि हमारा हीरो सिर्फ लीडर बनेगा। हमारा हीरो स्कूल के बैक माउंटेन जाता है, जहां उसे डी क्लास लैबिरिंथ तक रसाई है और कोई तंग करने वाला नहीं। वो अपने दोस्त को कहता है कि पहले दूसरा डंजन ट्राई करे, क्योंकि डी क्लास उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो लड़ने की जिद करता है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल्स सिखाने का वादा किया था और जल्दी ताकतवर बनने का तरीका बताने का वादा किया था, इस शर्त पर कि वो हीरो को स्कूल लैबिरिंथ में एंट्री दिलवाएगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे सारे डी क्लास वालों की एक्सेस मिल जाएगी। जब हमारा हीरो आराम से मॉन्स्टर्स को मारता है, उसका पार्टनर उनसे पिट जाता है। वो मदद की ऑफर करता है, लेकिन उसका दोस्त अकेले लड़ने की जिद करता है। बाई ने अभी तक टावर ऑफ हीरोज अनलॉक करने की शर्तें पूरी नहीं की हैं, इसीलिए वो अंदर नहीं जा सकता। शर्त बी क्लास तक पहुंचना है, जबकि हमारा हीरो अभी डी क्लास पर है। वो सारे वाइल्ड लैबिरिंथ्स क्लियर कर चुका है जो उसे मिले, और स्कूल वाले ही लेवल अप करने की आखिरी उम्मीद है। हीरो का क्लास लेवल जितना बढ़ता है, लेवल अप के लिए उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। डी क्लास पहुंचने के बाद उसकी तरक्की काफी सुस्त हो गई है। वो दिन ब दिन लैबिरिंथ में लड़ता रहता है। मॉन्स्टर होंगचोंग पर कूदता है और जब वो उसे बचाता है, चोंगशान बीच में आने पर नाराज होता है। हालांकि अगर हमारा हीरो बीच में ना आता तो वो कुचला जाता। खुशकिस्मती से स्कूल लैबिरिंथ्स लेवल अप करने के लिए काफी एक्सपीरियंस मिल गया है। जुमेरात को होंगचोंग शेंग डी क्लास में लेवल अप होने के बाद खुश हो जाता है। वो लैबिरिंथ से निकलते हुए मुतमईन महसूस करता है कि उसने अपने बॉडीगार्ड्स के बजाय अकेले ये काम किया। हमारा हीरो सी क्लास में लेवल अप होने और नई स्किल हासिल करने के बाद वहां से निकलता है। अपने मौजूदा स्टैट्स के साथ वो अपने दुश्मन से निपटने के लिए पुरएतमाद है।
बाई रात को घर वापस आता है और उसकी माँ पूछती है कि क्या वो पिछले 2 दिनों से किसी लड़की को डेट कर रहा है। लेकिन जब वो इनकार करता है तो वो सोचती है कि शायद वो दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा देर से घर आ रहा है। हमारा हीरो इनकार करता है और उसकी माँ कहती है कि कोई पसंदीदा लड़की होना अच्छी बात है और उसे बहादुरी दिखानी चाहिए। अचानक हमारा हीरो चौंक जाता है, उसे एक लौंडी लड़की को याद करते हुए जिसकी उसे परवाह थी। उसे फ्लैशबैक आता है जहां हीली उसे तंग करती थी और गले मिलने को कहती थी, जबकि वो लगातार उसे दूर करता था। एक तबाहकुन लड़ाई के बाद वो जख्मी जमीन पर लेटी है और उसे कहती है कि यूज उठा ले। हमारा हीरो शर्मा जाता है और हुओ के इलाज करने के बाद उसे चलने को कहता है। अपनी पिछली जिंदगी में हमारा प्रोटैगनिस्ट मौत की सजा से बचने के बाद उससे मिला था। वो शंघाई नेशन के दरुल हुकूमत में उससे मिला था। वो नहीं जानता कि वो अब कहाँ होगी, लेकिन वो उदास है क्योंकि उसे लगता है कि इस जिंदगी में उससे दोबारा मिलना नामुमकिन होगा। हालांकि हमारे हीरो के पास सिर्फ पिछली जिंदगी की यादें हैं, तो अगर वो हिले से मिला भी तो उनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसी दौरान हिलो को वाइस कैप्टन से टेक्स्ट मिलता है कि बाई ने अभी तक उनकी दावत का जवाब नहीं दिया। उसकी लगातार लापरवाही उसका ध्यान खींचती है और हीलो खुद इनविटेशन देने का फैसला करती है। उसके जन्मदिन पर बाई उसे तोहफा देता है। वो बॉक्स खोलता है और कार्ड पढ़ता है जिसमें खुशी और कामयाबी की दुआ है। हालांकि स्कार्फ उसे हैरान कर देता है क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं। उसे एहसास होता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो जानती थी कि वो शंघाई नेशन जा रहा है। उसकी माँ बताती हैं कि वहाँ दिन और रात के दरमियान दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है और उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। वो यकीन दिलाती हैं कि वो भी अपना ख्याल रखेंगी। हमारा हीरो हैरान है कि वो पहले से सब जानती थी। उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती हैं और दोस्तों को खाना खिलाने को कहती हैं ताकि जन्मदिन मनाया जा सके, लेकिन वो याद दिलाता है कि उसका कोई दोस्त नहीं। इसी दौरान स्कूल में हमारा हीरो कंफ्यूज होकर एक लड़की के स्टैचू को देखता है। उसका दोस्त उसे चमकदार मॉडल तोहफे में देते हुए पुरजोश है। तभी उसका दूसरा दोस्त अंदर आता है, दावा करते हुए कि उसका तोहफा ज्यादा कूल है। वो एक बॉक्स रखता है जिसमें ऐसी चीजें हैं जो आजकल मिलना नामुमकिन है। हमारा हीरो दंग रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि ये उसकी पसंदीदा मूवी द प्रेस्टीज की टेप है। पिछली जिंदगी में बाई और उसका दोस्त अक्सर छुपाकर बैंड पुरानी मूवीज देखने जाते थे। उसका दोस्त उसे टेप टीचर से छुपाकर रखने को कहता है। हीरो उसे रखता है और शुक्रिया अदा करता है। तभी चियन अंदर आती है और हैप्पी बर्थडे विश करती है। सबके जबड़े हैरत से गिर जाते हैं जब वो ए रैंक मैजिक वेपन फैंटाज्म जेम रखती है। हालांकि हमारा हीरो शराफत से तोहफा लेने से इनकार करता है क्योंकि ये बहुत कीमती है। चियान उसे बताती है कि वो उसके बिना ट्रेनिंग पिलग्रिमेज में हिस्सा नहीं ले सकती थी और ये जेम्स उसकी फैमिली के लिए इतने कीमती नहीं है और ये उसके लिए मददगार होंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट खामोश रह जाता है। वो जानता है कि उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं क्योंकि उसे बेहतर होना है और सोचता है कि क्या जियान ने ये तोहफा इसलिए दिया क्योंकि उसने क्लास स्विच करने के बाद उसे सबसे लो लेवल वेपन यूज करते देखा था। बाई जज्बाती हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके क्लासमेट्स ने उसका बर्थडे याद रखा और इतने प्यार से तोहफे तैयार किए। 2 लड़के आपस में खसूर पुसूर करने लगते हैं कि वो दोनों इतने करीब कब हुए और घबरा जाते हैं जब चियान उन्हें टोकती है। हमारा हीरो एकेडमी छोड़ने का प्लान बना रहा था और वो दोस्तों के साथ कोई बंधन नहीं बनाना चाहता, लेकिन अभी के लिए वो उन्हें खाना खिलाने की ऑफर करता है। ये सुनकर के हमारा हीरो उन्हें डिनर करवाएगा, उसके दोस्त खुशी से उछल पड़ते हैं। अचानक कोई हाई स्कूल से कुछ लड़कों के आने का जिक्र करता है। वो सोचते हैं कि वो उनकी क्लास की तरफ क्यों आ रहे हैं और कोई बताता है कि ये एलीट स्कूल स्क्वाड की कैप्टन है। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है और अफवाही है कि कैप्टन खुद बेको स्क्वाड में बुलाने आई है। हमारा हीरो आहें भरता है और फैसला करता है कि उसे खुद इनकार करना चाहिए। वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलता है। पूरा स्कूल जमा हो जाता है और सीनियर हसद महसूस करता है कि हीरो को एलीट स्कूल स्क्वाड से इतनी तवज्जो मिल रही है। जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट हॉलवे में खड़ा होता है, लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं और हर तरफ बिजली की आवाज आती है। बिजली की लहर क्लास से गुजरती है, सीधा हमारे हीरो की तरफ पड़ती है, जबकि वो बेखौफ खड़ा है। ये उसके करीब आती है, लेकिन वो पुरसुकून रहता है, जानते हुए कि ये सिर्फ दिखावा है। वो अपना खंजर बुलाता है, एक पल के लिए मुशाहिदा करता है और देखता है कि हमला करने वाला पीछे बाईं तरफ जा रहा है। वो तेजी से मुड़ता है और खंजर से हमला रोकता है। देखने वाले कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ।
जैसे ही बिजली शक्ल इख्तियार करती है और हीली खुद को जाहिर करती है, उसके तेज रिएक्शन को देखकर अपने इंतखाब पर फख्र करती है। हमारा हीरो सदमे में खड़ा रह जाता है। बाई हीलू को अपने सामने देखकर दंग है। उसके गले मिलने और उठाने की जिद करने की यादें उसके दिमाग में दौड़ती हैं। उसे हुओ के पास इलाज के लिए छोड़ने के मंजर उसकी आंखों के सामने आते हैं। हीलो उसे बताती है कि वो खुद मिलने आई है क्योंकि उसने कभी इनवाइट्स का जवाब नहीं दिया। हीरो के दोस्त बातें करते हैं कि कैप्टन को रिजेक्ट करना शर्मनाक होगा। हीलो अपना तारुफ करवाने लगती है, लेकिन अचानक हमारा हीरो उससे गले लगा लेता है और सबके मुंह हैरत से खुले रह जाते हैं। बाई के दोस्त हीरो को एलीट स्कूल स्क्वाड की कैप्टन को गले लगाते देखकर हैरान हैं और सोचते हैं कि ये कोई एज गैप रोमांस है। हालांकि हिला बुद्धि नहीं है, वो उन्हीं की क्लास में थी। लेकिन क्योंकि वो जूनियर हाई के पहले साल में ही जल्दी अवेकन हो गई थी, उसने ग्रेड स्किप किए और जल्दी हाई स्कूल में आ गई। हिला हमारे हीरो को करंट लगाती है और टेलीपोर्ट करती है। वो पूछती है कि क्या उसके गले मिलने का मतलब है कि वो इनविटेशन कबूल करता है। वो मजीद कहती है कि एलीट स्कूल स्क्वाड को स्कूल से पूरा फंड मिलता है और बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। उनके पास स्कूल डंजन्स में मेहनत करने से जल्दी ताकतवर बनने के कई तरीके हैं और वो शायद साथ मिलकर लड़ें। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है और कहता है कि वो जल्द ही जाने वाला है, इसीलिए स्कूल क्लब ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हिलू को बताता है कि वो जल्द ही अपनी गिल्ड बनाएगा और जब वो वक्त आएगा वो साथ मिलकर लड़ सकते हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट जल्दी में आता है और हिले को बुलाता है कि प्रिंसिपल के हुक्म पर कैप्टन होंग के इस्तकबाल के लिए पूरी स्क्वाड जमा करे। हिलो को कहती है कि वो ट्रेनिंग पिलग्रिमेज पर मिलेंगे और फिर बात कर सकते हैं। फिर एलिट स्क्वाड के कैप्टन के जाने के बाद सब लोग बातें करने लगते हैं कि कैसे हमारे हीरो ने स्क्वाड ज्वाइन करने की पर्सनल इनवाइट रिजेक्ट कर दी और बदले में उसे अपनी गिल्ड में बुला लिया। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ अपनी गिल्ड शुरू करने की शेखी मार रहा है क्योंकि वो अभी अडल्ट भी नहीं और इसमें बहुत पैसा लगता है। हालांकि वो जानते हैं कि बाई ने असेसमेंट में तारीख का सबसे ज्यादा स्कोर लिया, लेकिन उन्हें ये और भी अजीब लगता है कि उसने हीली को गले लगाया और उसने मना भी नहीं किया। इसी दौरान हमारा हीरो सोचता है कि उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि वो हीली से ऐसे मिलेगा। डिवाइन गिल्ड में सबने अपना माजी राज रखा था, इसलिए कोई एक दूसरे की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो बाई ने कभी नहीं सोचा था कि वो और हेली एक ही मिडिल स्कूल में होंगे और इस वजह से ये मुलाकात रह ही जाती। हमारा हीरो इस पुराने दोस्त से मुलाकात को बर्थडे सरप्राइज समझता है। हीरो के दोस्त बहस करते हैं कि किसने बारबेक्यू चूज किया, लेकिन उनमें से एक बताता है कि हीरो बारबेक्यू खाना चाहता था तो उसने बस जगह रेकमेंड की। चियान बाई से पूछती है कि क्या वो वाकई गिल्ड बनाना चाहता है और यहाँ से जल्दी जाना चाहता है। हीरो दोस्तों को बताता है कि वो ट्रेनिंग पिलग्रिमेज के बाद शंघाई नेशन में रहेगा। सब हैरान हैं, सोचते हुए कि वो बिजनेस शुरू करने के लिए स्कूल छोड़ रहा है, लेकिन बाई बताता है कि वो बस शंघाई नेशन की डिवाइन सोल्जर एकेडमी जाना चाहता है। इसी दौरान काइबन होटल में डिवाइन गिल्ड चीफ होंग होटल में दाखिल होता है। उसका असिस्टेंट बिलिंग जेन को देखकर दंग रह जाता है, जबकि उसे 15 दिन के लिए कैद होना चाहिए था। वो सोचता है कि उनका गिल्ड मेंबर इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया और चेन जिनवो समझाता है कि बिंग शन ने बस डबल बेल मनी दी और कैप्टन ने अप्रूव कर दिया, जबकि वाइस कैप्टन ने नजरअंदाज किया। आग गुस्सा होता है और पूछता है कि बिंग को चीफ की पार्टी में आने की इजाजत क्यों दी गई। चेन जिनवो समझाता है कि उसे छोटी सी बात पर गिल्ड से निकाल दिया गया था और वो वापस ज्वाइन करने के लिए अपना सब कुछ ले आया है, तो उन्होंने बस एहसान किया। बिंग महंगे मैजिक क्रिस्टल्स के बैग के साथ चीफ के पास जाता है। चीफ होंग उसके सारे क्रिस्टल्स फेंक देता है और पूछता है कि इसे किसने अंदर आने दिया। बिंग शेन कांपते हुए खड़ा रहता है और चीफ गुस्सा होता है कि कोई बाहर वाला अंदर आकर मिलिट्री सीक्रेट्स लीक कर सकता है। बिलिंग अपने क्रिस्टल्स जमा करता है और अपनी हालात समझाने की कोशिश करता है। चीफ उसका कॉलर पकड़ता है और पूछता है कि किस चीज़ ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि वो गिल्ड में पोजीशन खरीद सकता है। वो घुसपैठिए को अपना कचरा लेकर निकल जाने का हुक्म देता है। चीफ होंग अपने पुराने मुलाजिम को कुत्ते की तरह निकाल देता है और किसी को भी उसे वापस गिल्ड में आने देने से मना करता है। बिंग शेन अपने पुराने बॉस पर निकलने की वजह से गुस्सा होता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। हकारत महसूस करते हुए वो अपने मुक्कों से क्रिस्टल्स तोड़ देता है। वो गलियों में चलता हुआ चीफ को जलील करने पर कोसता है और अपने खिलाफ जाने वाले हर शख्स को मारने का फैसला करता है। बिंग हमारे हीरो के घर के बाहर खड़ा होता है जब अचानक उसकी माँ कचरा फेंकने बाहर आती हैं। इसी दौरान ओल्ड वैंक्स बारबेक्यू शॉप पर लोगों का एक ग्रुप हमारे हीरो के पास से गुजरता है।
उसके दोस्त नोटिस करते हैं कि वो डिवाइन गिल्ड के मेंबर्स हैं और बताते हैं कि अगर वो डिवाइन मिरेकल एकेडमी में गया तो वो उसके साथी या सीनियर भी हो सकते हैं। एक दोस्त उदास होता है कि बर्थडे ट्रीट अलविदा डिनर में बदल गई है, लेकिन ची मेहनत करने और एकेडमी में हीरो को दोबारा ज्वाइन करने का फैसला करती है। हालांकि सब कुछ इतना ठीक चलते देख हीरो को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसके दोस्त सब कुछ नज़रअंदाज करने और बर्थडे एंजॉय करने का मशवरा देते हैं। वो सब जाम टकराते हैं और हीरो को सालगिरह मुबारक कहते हैं। इसी दौरान बाई की माँ अपने बेटे के हाथ को पकड़े हुए खतरे का सामना करती हैं।